मैंने सब कुछ सही किया। मैंने डीमन किंग्स डॉक्ट्रिन को वर्ड बाय वर्ड फॉलो किया और मेरा इनाम एक मामूली मॉब की तरह बार बार मारा जाना। पता चला मेरा जीवन कोई खौफ का राज नहीं था। वो तो हीरोज के लेवल अप करने के लिए एक कस्टम मेड ग्राइंडिंग स्पॉट थी। मैं बस एक ग्लोरिफाइड लूट बॉक्स था। लेकिन मुझे दूसरी जिंदगी मिल गई है और वो डॉक्ट्रिन, मैंने उसे ऑक्स को खिला दिया। भाड़ में गए नियम। अब मैं विलन का रोल नहीं निभा रहा। मैं वो बुरा सपना बनूंगा जिसका वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब देखते हैं वो इसे कैसे फार्म करते हैं। बिसात पर कोहराम लौट आया है। बैरजे दयास की कहानी अब शुरू होती है। कहानी की शुरुआत हमारे प्रोटैगनिस्ट के पूरे डिनायल से होती है। वो किसी भी हालत में ये मानने को तैयार नहीं था कि यही उसकी असली रियलिटी है। जिन ब्लैक फ्लेम्स पर उसे इतना घमंड था, वे हीरोज को जरा सा भी स्क्रैच तक नहीं कर पाई। ऊपर से हीरो ने उसकी स्केल्स को चीरते हुए सीधा उसकी छाती में तलवार घोंप दी। हमारा एमसी समझ ही नहीं पा रहा था कि सब कुछ इतना गलत कैसे हो गया। आखिर वो हमेशा सबसे सुपीरियर रहा था। डीमन किंग एकेडमी से टॉप स्टूडेंट बनकर ग्रेजुएट हुआ था। उसकी स्ट्रैटेजी पूरी तरह स्टैंडर्ड डीमन किंग टैक्टिक्स पर आधारित थी। वो थियरी जिसे पहले डीमन किंग ने एस्टैब्लिश किया था और जिसे उसने बाकी सबसे ज्यादा पढ़ा और समझा था। मैनुअल को वर्ड टू वर्ड फॉलो करते हुए हमारे प्रोटैगनिस्ट ने एक टावर बनाई और प्रिंसेसेस का किडनैपिंग किया। फिर जो हीरोज उन प्रिंसेसेस को बचाने आए, उन्हें वो और स्ट्रांग बनने में मदद करता गया। वजह साफ थी, एक डीमन किंग के लिए रेज और सॉरो सबसे बेहतरीन फीस्ट होते हैं और उन्हें बहुत जल्दी खत्म कर देना सरासर बर्बादी होती। टैक्टिक यही कहती थी कि हीरोज को बस इतना ग्रो होने दो कि बाद में उन्हें डिवावर किया जा सके, क्योंकि स्ट्रॉन्गर हीरोज मतलब टेस्टियर प्रे। उसने इस प्लान को सबसे ज्यादा फेथ के साथ फॉलो किया और उसे पूरा भरोसा था कि वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट बस समय की बात है। अनगिनत लोगों और हीरोज के सॉरो और वेज को एब्जॉर्ब करके वो किसी भी डीमन किंग से ज्यादा पावरफुल बन चुका था। लेकिन इतनी पावर के बावजूद आखिर में जमीन पर पड़ा हुआ आखिरी सांसें वही ले रहा था। वो डेस्परेशन में खुद से पूछता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हीरो पूछता है कि सारे डीमन किंग्स एक जैसे क्यों होते हैं, और ये भी कहता है कि वे खुद ऐसी सिचुएशंस बनाते हैं, लेकिन जब सब कुछ उल्टा पड़ जाता है तो हमेशा शॉक्ड क्यों हो जाते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट इसे सुनकर सन्न रह जाता है और कहता है कि ये सब बिल्कुल अब्सर्ड है। हीरो पलट कर कहता है कि डीमन किंग्स हमेशा सबसे फेमस प्रिंसेस का अपहरण करते हैं ताकि सबको पता चल जाए कि डीमन किंग की एक्टिविटीज शुरू हो चुकी है। वो उसे स्टूपिड कहता है और बोलता है कि अगर वो होता तो सीधे किंग को मार देता ताकि किंगडम केओस में डूब जाए। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि ये तो गलती होती, क्योंकि थ्रोन के लिए संघर्ष से इंटरनल वॉर छिड़ जाती और ह्यूमंस का गुस्सा उस पर फोकस ही नहीं रहता। ऐसे में वो डीमन किंग के रूप में ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड टैक्टिक्स की टीचिंग्स के खिलाफ है। हीरो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर हीरोज खुद टावर तक नहीं आते तो डीमन किंग सही मॉन्स्टर्स को उनके विलेज में भेज देता है और बड़ी केयर से उन्हें ट्रेन करता है। और जब वे टावर तक पहुंचते हैं तो हालात और भी अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर हमेशा वीक मॉन्स्टर्स होते हैं, स्किल्स लेवलिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट। प्रोटैगनिस्ट अपने मन में इसे जस्टिफाई करता है, ये सोचकर कि ये एक प्रिकॉशन है ताकि हीरोज बीच में ही ना मर जाएं और वो ज्यादा एनर्जी इकट्ठा कर सके। ये सब इसलिए होता है क्योंकि स्टैंडर्ड टैक्टिक्स यही सिखाती हैं। तभी हीरो एक और वार करता है और प्रोटैगनिस्ट को असहनीय दर्द महसूस होता है। हीरो फिर रिवील करता है कि जब वे टावर से ऊब जाते हैं तो बस डीमन किंग को मार देते हैं और अगली डीमन किंग के आने का इंतजार करते हैं। वो कहता है कि टावर असल में उनके लिए एक हंटिंग ग्राउंड है। उसके कंपेनियंस भी सहमति में सिर हिलाते हैं, डीमन किंग को स्ट्रांग बनाने के लिए धन्यवाद देते हैं, यहां तक कि उसे अपना गॉड फादर तक कहते हैं। सब मिलकर प्रोटैगनिस्ट का मजाक उड़ाते हैं, उसे बेस्ट हंटिंग ग्राउंड देने के लिए धन्यवाद करते हुए। जमीन पर पड़ा हुआ वो मुश्किल से यकीन कर पाता है कि उसकी टावर बस हीरोज की ट्रेनिंग फील्ड थी। हीरो मानता है कि वो स्ट्रांग था और उसके कई कॉमरेड्स रास्ते में मारे भी गए, लेकिन उसी वजह से वो फेमस बना। ये कहकर वो डीमन किंग को फेयरवेल कहता है और फाइनल ब्लो देने की तैयारी करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट एक मेयर हीरो से ह्यूमिलिएशन झेलने पर फ्यूरियस हो उठता है और सोचता है कि स्टैंडर्ड डीमन किंग टैक्टिक्स को फॉलो करने का आखिर मतलब ही क्या था। आखिरी बची ताकत से वो तय करता है कि बेकार में नहीं मरेगा, आखिर वो महान डीमन किंग है। लेकिन हीरो आखिरकार फाइनल ब्लो दे देता है। प्रोटैगनिस्ट का सिर उसके शरीर से अलग होकर उड़ जाता है और उसे सब कुछ घूमता हुआ दिखाई देने लगता है। मौत के बिल्कुल कगार पर भी वो कसम खाता है कि जिन्होंने उसका अपमान किया है वे इसकी कीमत चुकाएंगे। हीरो को घूरते हुए वो कहता है कि वो उसे जरूर पे करवाएगा, तभी उसके कंपेनियंस लूट इकट्ठा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हीरो उन्हें चेतावनी देता है कि सिर को मत छूना क्योंकि हॉर्न्स उसके हैं, लेकिन तभी प्रोटैगनिस्ट के बॉडी से एक अजीब एनर्जी निकलने लगती है। ये देखकर हीरो कंफ्यूज हो जाता है।
तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी बाकी की जिंदगी एक आखिरी स्पेल के लिए ऑफर करने का फैसला करता है। हीरो समझ जाता है कि क्या हो रहा है और पैनिक में चिल्लाता है क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी होती है। डीमन किंग के शरीर से एक विशाल एनर्जी मास बाहर फूटने लगता है और हीरो डेस्परेशन में चीख उठता है। प्रोटैगनिस्ट के सेल्फ सैक्रिफाइस स्पेल से निकली एनर्जी बेहद ज्यादा पावरफुल थी। अपने अंतिम अंत से ठीक पहले प्रोटैगनिस्ट को एहसास होता है कि स्टैंडर्ड डीमन किंग टैक्टिक्स की किताब गलत थी। उसे गहरा पछतावा होता है कि उसने उस किताब को फॉलो किया जिसने हीरोज को उसके साथ खेलने का मौका दे दिया। वो एक सेकंड चांस की कामना करता है, सब कुछ अलग तरह से करने की कसम खाते हुए। वो सोचता है कि अगर वो टाइम में वापस जा सका तो उस किताब को किसी ऑर्क को खिला देगा। इसके बाद एक इनसेन एक्सप्लोजन पूरी टावर को हिला देता है। उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे फेड होने लगती है, लेकिन तभी वो किसी को उसे बेर्जे दियास कहते हुए सुनता है। अचानक वो हड़बड़ाकर आंखें खोलता है। लगता है हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने एकेडमी डेज में लौट आया था। एक भीड़ भाड़ वाले हॉल के बीच खड़ा बेर्जे दियास समझ ही नहीं पाता कि आखिर चल क्या रहा है। डेस्परेट होकर वो मुश्किल से यकीन कर पाता है कि वो जिंदा है। तभी कोई उसका नाम पुकारता है और आगे आने को कहता है। कुछ भी समझ ना आने पर भी प्रोटैगनिस्ट ओबे करता है। उसी पल बेर्जे दियास उस जगह को पहचानने लगता है। एकेडमी का हेडमास्टर पूछता है कि ग्रेजुएशन डे पर एक प्रोडिजी इतनी अजीब हरकत क्यों कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट अपनी छाती पर लगे रेड बैच को देखता है और समझ जाता है कि ये डीमन किंग एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाले हर स्टूडेंट को दिया जाता है। हालात को देखते हुए उसे सब समझ आ जाता है। समहाउ वो 15 साल पीछे डीमन किंग एकेडमी के ग्रेजुएशन सेरेमनी में लौट आया था। ग्रेजुएट्स को पोडियम पर बुलाया जाता है और भले ही उसे ये ना पता हो कि वो पास्ट में कैसे लौटा, प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि यही उसकी डेस्टिनी बदलने का मौका है। मास्टर ऑफ सेरेमनीज अनाउंस करता है कि क्लास का टॉप स्टूडेंट बेर्जे दियास रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ओथ पढ़ेगा। बेर्जे दियास उस ओथ के सामने खड़ा होता है जो कोई और नहीं बल्कि स्टैंडर्ड डीमन किंग टैक्टिक्स की किताब होती है। वो उन शब्दों को कंटेम्प्ट से घूरता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने इस किताब को बार बार देखा, यहां तक कि उससे उसे नफरत हो गई थी। हर एक लेटर को मेमोराइज किया था। आखिर वही यूजलेस किताब उसकी मौत का कारण बनी थी और हीरोज के लिए उसे एक खिलौना बना दिया था। प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि उसे सबके सामने ये ओथ पढ़नी होगी। उसके क्लासमेट्स एडमिरेशन से उसे देख रहे होते हैं। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बेर्जे दियास सोचता है कि उसे सबके सामने उन टीचिंग्स की कसम खानी होगी जिन्होंने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। तभी एक अनकंट्रोलेबल रेज उसे जकड़ लेती है। मास्टर ऑफ सेरेमनीज उसकी हेजिटेशन नोटिस करता है और उसे स्टैंडर्ड टैक्टिक्स पढ़ने को कहता है। दांत भींचते हुए बेर्जे दियास इस फार्स को आगे बढ़ाने से इनकार कर देता है। वो साफ साफ कहता है कि ये ओथ लेना इम्पॉसिबल है। ऑडियंस में बैठे स्टूडेंट्स उसके एटीट्यूड से पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट चिल्लाकर कहता है कि वो इतनी स्टूपिड ओथ नहीं ले सकता और उन टैक्टिक्स को फॉलो करना पूरी तरह फुलिशनेस है। वो आगे बोलता है कि स्टैंडर्ड डीमन किंग टैक्टिक्स पूरी तरह गार्बेज हैं। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजती है और सब लोग स्टन रह जाते हैं। बाकी स्टूडेंट्स की रिएक्शन सिर्फ शॉक और डिसबिलीफ होती है। शॉक इतना ज्यादा होता है कि एक स्टूडेंट के ग्लासेस तक टूट जाते हैं। एकेडमी का हेडमास्टर भी टॉप स्टूडेंट की इस हरकत से फ्लैबरगास्टेड और फ्यूरियस हो जाता है। बेर्जे दियास की चीख इतनी पावरफुल थी कि एकेडमी के बाहर तक सुनाई देती है। वही पल था जब एकेडमी के इतिहास का सबसे महान स्टूडेंट इतिहास का सबसे बड़ा लुनैटिक बन गया। इसके साथ ही एक रॉयल गुस्से में अपनी मुट्ठी जोर से मेज पर मारता है। ये डीमन रेल्म का ग्रैंड ड्यूक आर्केन ब्लैरम्फ होता है। वो दहाड़ते हुए कहता है कि डॉक्ट्रिन का अपमान करने की हिम्मत करने पर वो बेर्जे दियास को यहीं और अभी खत्म कर सकता है। लेकिन आर्केन प्रोटैगनिस्ट की एग्जेम्पलरी टैलेंट को ध्यान में रखता है और उसे एक आखिरी चांस देने का फैसला करता है। अगर वो अपना बयान वापस ले ले और पूरे डीमन रेल्म से माफी मांग ले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर उसने इनकार किया तो उसकी मिशन एरीन में होगी। भीड़ सन्न रह जाती है क्योंकि एरीन वो डायमेंशन है जहां डीमन लॉर्ड मक्खियों की तरह गिरते हैं और वहां भेजा जाना सीधे सीधे डेथ सेंटेंस माना जाता है। दूसरे डीमंस आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि डॉक्ट्रिन का अपमान करने वाले को दूसरा मौका क्यों दिया जा रहा है जबकि वो अपनी सजा का हकदार है। ग्रैंड ड्यूक दोहराता है कि प्रोटैगनिस्ट अच्छी तरह जानता है कि एरीन क्या है, सबसे भयानक जगह जहां अनगिनत डीमन किंग्स अपनी जान गंवा चुके हैं। बिना जरा सा भी डर दिखाए बेर्जे दियास बस इतना कहता है कि उसे वहीं भेज दिया जाए। सबकी हैरानी के लिए वो ये भी कह देता है कि वो वहां जाकर साबित करेगा कि डॉक्ट्रिन महज गार्बेज है। आर्केन का सब्र टूट जाता है। वो ऐलान करता है कि अब कोई क्लेमेंसी नहीं होगी और बेर्जे दियास को तुरंत एरीन असाइन किया जाता है। उसे सीनियर डीमन किंग के कोई प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे और कोई भी डीमन उसके साथ नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, कॉन्क्वेस्ट पूरा होने तक बेर्जे दियास को डीमन रेल्म में प्रवेश करने से भी बैन कर दिया जाता है। गिरते हुए प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि इतने हंगामे के बाद ऐसा होना एक्सपेक्टेड ही था, लेकिन कम से कम वो वापस आ चुका है और इसी तरह उसे एरीन भेज दिया जाता है, वही जगह जहां वे हीरोज मौजूद हैं जिन्होंने उसे हराया था।
प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि रिग्रेशन से पहले भी उसने एरीन को अपनी मर्जी से चुना था। उसी एरोगेंस की वजह से हीरोज ने डीमन किंग डॉक्ट्रिन की वीकनेसेस एक्सप्लॉइट की और वो मारा गया। इसके बाद बेरजे दयास जोरदार इंपैक्ट के साथ बर्फ से ढके पहाड़ पर गिरता है। वो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की एरगेस्ट माउंटेन रेंज में पहुंचता है, बिल्कुल उसी जगह जहां पहले आया था। इस बार वो वही गलती दोहराने वाला नहीं है। वो कसम खाता है कि इस बार वो दूसरों को इस्तेमाल करेगा और इसके लिए वो हीरो की डॉक्ट्रिन को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। इसी दौरान कहीं और एक एलिगेंट दिखने वाला आदमी तैयार हो रहा होता है। वो ध्यान से अपनी शर्ट के बटन बंद करता है, किसी बड़े इवेंट की तैयारी में। ये गॉर्डन डायरेक है, डीमन फोक ट्रेनिंग एकेडमी का टॉप ग्रेजुएट। यही एकेडमी उन डीमंस को ट्रेन करती है जो डीमन किंग्स की सेवा करते हैं। रूल्स के मुताबिक सबसे बेहतरीन डीमन को सबसे बेहतरीन डीमन किंग की सेवा करनी होती है। उसके कलीग्स जलन भरी बधाइयां देते हैं क्योंकि वो लॉर्ड बेरजे टॉप ग्रेजुएट की सेवा करने वाला है। गॉर्डन मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि जिन डीमन किंग्स की वे सेवा करेंगे वे सभी एक्सेप्शनल लोग हैं, लेकिन अपने मन में वो सोचता है कि उनमें से कोई भी लॉर्ड बेरजे की बराबरी नहीं कर सकता। गॉर्डन के लिए उसी समय एक ऐसे जीनियस के साथ ग्रेजुएट होना जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा, किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। उसे पूरा यकीन है कि जब तक वो बेरजे के साथ है वे किसी भी डायमेंशन को कॉन्कर कर सकते हैं। चेहरे पर चौड़ी मुस्कान लिए गॉर्डन सोचता है कि अपने लॉर्ड के साथ वो भी डीमन हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करेगा। लेकिन ग्रेजुएशन का एक फ्लैशबैक उसे वापस रियलिटी में ले आता है। उसे याद आता है कि प्रोटैगनिस्ट ने क्या कहा था। ऑडियंस में गॉर्डन और बाकी सभी के चेहरों पर शौक साफ झलक रहा था। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि क्लास का टॉप स्टूडेंट डीमन किंग डॉक्ट्रिन को गार्बेज कहकर चिल्लाएगा। शौक इतना ज्यादा था कि गॉर्डन के ग्लासेस वहीं टूट गए थे। वर्तमान में वापस अरेन के बीचों बीच खड़ा गॉर्डन उस रूल को याद करता है जिसने उसे वहां आने पर मजबूर किया। वो समझ ही नहीं पाता कि बर्जे डियास ऐसा क्यों करेगा। थोड़ी ही देर बाद वो प्रोटैगनिस्ट को अपनी ओर आते देखता है और सोचता है कि भले ही कहा गया था कि कोई डीमन उसके साथ नहीं जाएगा, लेकिन कम से कम उसे तो भेजा गया। फिर भी गॉर्डन के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिखता है। बर्जी डियास उसका अभिवादन करता है और हाथ आगे बढ़ाता है। गॉर्डन बिना सोचे समझे उससे उसके एक्शंस के बारे में पूछ बैठता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट अनजान बनने का नाटक करता है। पूरी तरह डेस्परेट होकर गॉर्डन टूट जाता है और डॉक्ट्रिन के बारे में चिल्लाने लगता है। वो शिकायत करता है कि अब वे अरेन में हैं और बर्जी डियास की वजह से उसकी मौत तय है। दुनिया की सारी शांति के साथ प्रोटैगनिस्ट उसे शांत होने को कहता है, वरना वो अपने ही बाल नोच लेगा, जो गॉर्डन को और ज्यादा गुस्सा दिला देता है। बर्जी डियास सोचता है कि क्या गॉर्डन हमेशा से इतना ड्रामेटिक था। उसे याद आता है कि रिग्रेशन से पहले उनकी पहली मुलाकात में गॉर्डन कहीं ज्यादा कंपोज था। ओरिजिनल टाइमलाइन में गॉर्डन बेहद मोटिवेटेड था। वो कहता था कि चैलेंज मुश्किल होगा, लेकिन साथ मिलकर वे कर लेंगे और अरेन के अलावा कोई और जगह उसे जरा भी मोटिवेट नहीं करेगी। प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि अब हालात बदल चुके हैं, इसलिए गॉर्डन का बदलना भी स्वाभाविक है। जब बर्जे डियास ये सब सोच रहा होता है, गॉर्डन बर्फ के बीच खड़ा नर्वस ब्रेकडाउन झेल रहा होता है। मेल्टडाउन के बाद वो माफी मांगता है और कहता है कि वो अपना ड्यूटी निभाएगा, भले ही खुशी के बिना। डीमन किंग की पहली डॉक्ट्रिन कहती है कि एक टावर बनानी चाहिए और ऐसी जगह जहां हीरोज आसानी से पहुंच सकें। गॉर्डन तुरंत इशारा करता है कि उनकी मौजूदा लोकेशन बेहद खराब है। चारों तरफ पहाड़ और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स हैं, जिससे ह्यूमंस का पहुंचना नामुमकिन है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे पूरी तरह इग्नोर करता है और पूरे यकीन से कहता है कि टावर यहीं बनेगी। वो एक टावर सीड निकालता है और उसे बर्फ में बो देता है। उसे ग्रो करने के लिए डीमन किंग का ब्लड चाहिए होता है। गॉर्डन फिर से पैनिक कर उठता है और चिल्लाता है कि ये डॉक्ट्रिन के पूरी तरह खिलाफ है और वो डीमन किंग के प्राइड को त्याग रहा है। डीमन किंग अपने सर्वेंट की घृणा को समझता है। उसे पता है कि एक डीमन के लिए इतनी गहराई से जमी बिलीफ को नकारना आसान नहीं होता। वो सोचता है कि सिर्फ वैसा अंत झेलने के बाद जैसा उसने झेला था या कुछ उससे मिलता जुलता, तभी कोई सच में बदल सकता है, और वो खुद भी कभी वैसा ही था। इसके बाद बर्जे डियास अपनी मुट्ठी जोर से भींचता है ताकि खून निकले। वो अपना हाथ सीड के ऊपर फैलाता है और गॉर्डन से ध्यान से सुनने को कहता है, क्योंकि डॉक्ट्रिन गार्बेज है, खास तौर पर अरेन में। गॉर्डन अपने लॉर्ड की इस बोल्ड डिक्लेरेशन से पूरी तरह जड़ हो जाता है। पहाड़ों पर बर्फ गिरती रहती है और दोनों के बीच एक टेंस खामोशी छा जाती है। थोड़ी ही देर में प्रोटैगनिस्ट का खून सीड पर गिरता है और वो तेज लाल रोशनी से चमकने लगता है। ब्लड सीड उस पावर को एब्जॉर्ब करता है और एक विशाल लाल एनर्जी मैनिफेस्ट होने लगती है। उसी के साथ पावर की एक वेव पूरे इलाके में फैल जाती है, उस टावर की ग्रैंड्योर दिखाते हुए जो जन्म लेने वाला है। प्रोटैगनिस्ट समझाता है कि डॉक्ट्रिन वहां बेकार है, क्योंकि अरीन में हीरोज की संख्या अब्सर्डली रिडिकुलस है। आखिर वही हीरोज थे जिन्होंने उसकी पिछली जिंदगी में उसे हराया था, और वो वही गलती दोबारा नहीं करेगा। टावर यूजर को आइडेंटिफाई करता है और नाम दिखाता है बर्ज डे आईएस, रेस ब्लैक फ्लेम डेमोनिक ड्रैगन ट्राइब।
आइडेंटिफिकेशन पूरा होते ही टावर समन होना शुरू हो जाता है। बर्ज डेआईएस बताता है कि इसी वजह से डीमन किंग्स वहां गिरते रहते हैं। इतने सारे हीरोज टावर को डिस्ट्रॉय करते करते मैकेनिज्म समझ गए और डॉक्ट्रिन को एक्सप्लॉइट कर लिया। इसलिए पुरानी डॉक्ट्रिन अब काम नहीं करती। इस जगह हीरो की डॉक्ट्रिन ज्यादा सूटेड है, जिससे गॉर्डन पूरी तरह कंफ्यूज रह जाता है। आखिरकार बर्फीले पहाड़ों के बीच टावरिंग स्ट्रक्चर पूरी तरह खड़ा हो जाता है। गॉर्डन ऊपर देखता है, पूरी तरह शॉक्ड, और यकीन नहीं कर पाता कि सच में टावर यहीं बन गई। बिना समय गवाए बर्ज डेआईएस उसे अंदर बुलाता है और गॉर्डन हिचकिचाते हुए उसका पीछा करता है। वे टावर की फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं, जहां एक विशाल पूरी तरह खाली हॉल होता है। गॉर्डन कहता है कि यहां तो लैबिरिंथ या मॉन्स्टर्स होने चाहिए थे, और निष्कर्ष निकालता है कि ये वही टावर है जो बिना प्रिविलेजेस वाले डीमन किंग्स को मिलती है। दोनों 5वीं मंजिल पर डीमन किंग्स चेंबर तक जाते हैं और पाते हैं कि सारी फ्लोर्स खाली हैं। गॉर्डन हार मानते हुए कहता है कि अब जब टावर बन ही चुकी है तो कम से कम डॉक्ट्रिन का दूसरा नियम सही से फॉलो करना चाहिए। डीमन किंग की सेकंड डॉक्ट्रिन कहती है कि किसी प्रिंस या प्रिंसेस का किडनैपिंग जरूरी है, खास तौर पर थ्रोन के करीबी किसी व्यक्ति का। गॉर्डन अपने लॉर्ड से सलाह देने की अनुमति मांगता है और प्रोटैगनिस्ट उसे बोलने देता है। स्क्रीन पर एक मैप दिखाई देता है और टारगेट सजेस्ट किया जाता है, नियरेस्ट किंगडम की हाईएस्ट रैंकिंग प्रिंसेस कोर्जिन किंगडम की। उसके एंगर और सौरों को एब्जॉर्ब करके बर्ज डेआईएस तेजी से स्ट्रॉन्ग बन सकता है। गॉर्डन की हैरानी के लिए प्रोटैगनिस्ट इस प्लान से सहमत हो जाता है और बताता है कि उसके दिमाग में पहले से एक प्रिंसेस है। गॉर्डन मदद की पेशकश करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे टावर गार्ड करने को कहता है, क्योंकि डीमन किंग की रेजिडेंस खाली नहीं छोड़ी जा सकती। ये सुनकर गॉर्डन रिलीव्ड और खुश हो जाता है। उसे लगता है कि उसका लॉर्ड आखिरकार एक टॉप डीमन किंग की तरह एक्ट कर रहा है और ग्रेजुएशन का स्ट्रेस अब खत्म हो चुका है। वो पूछता है कि बर्ज डेआईएस कौन सी प्रिंसेस लाएगा। प्रोटैगनिस्ट निकलने की तैयारी करता है और अपना असली टारगेट रिवील करने लगता है। वो कॉन्टिनेंट के एक्सट्रीम साउथ में टावर से सबसे दूर नेशन की ओर उड़ता है, हिल्डरन किंगडम। सीन एक लग्जूरियस कैसल के बालकनी पर शिफ्ट होती है। बर्ज डेआईएस खिड़की के बाहर प्रकट होता है, अंदर मौजूद प्रिंसेस को चौंकाते हुए। उसका टारगेट होता है 13th प्रिंसेस, जो सबसे कम नोटिसेबल है। वो उसकी ओर देखता है और औपचारिक रूप से अनाउंस करता है कि वो उसे अपने साथ ले जाने आया है। गॉर्डन प्लान जानकर चिल्ला उठता है कि ये पूरी तरह नॉनसेंस है। प्रोटैगनिस्ट प्रिंसेस के सामने खड़ा होता है और वो बिना किसी डर के उसे वापस देखती है। अपनी वायलेट आंखों से लड़की शांति से पूछती है कि वो कौन है। बर्जे डेआस सीधे जवाब देता है कि वो एक डीमन किंग है और उसे किडनैप करने आया है। चीखने या पैनिक करने के बजाय प्रिंसेस बस हल्की सी मुस्कान देती है। थोड़ी देर बाद वो उसे चैलेंज करती है और पूछती है कि क्या वो उसे हैंडल कर पाएगा, जिससे हमारा प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसे उसका सवाल काफी अजीब लगता है और वो कहता है कि वो एक डीमन किंग को बहुत कम आंक रही है। बर्जे डेआस की हैरानी के लिए प्रिंसेस चुपचाप उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है और सरेंडर के इशारे में अपने हाथ आगे बढ़ा देती है। प्रोटैगनिस्ट को उसकी ये कामनेस बेहद सस्पिशियस लगती है और वो पूछता है कि उसका प्लान क्या है, लेकिन वो बस इतना कहती है कि एक प्रिंसेस होने के नाते उसे हमेशा लगता था कि ऐसा एक दिन जरूर होगा। वो अब भी सस्पिशियस रहता है और कहता है कि वो अपने तरीके से डेस्परेट है और गार्ड नीचे करने के लिए चीप ट्रिक्स में नहीं फंसेगा। प्रिंसेस किसी भी प्लान से इनकार करती है और तर्क देती है कि ये जानना इम्पॉसिबल था कि आज ही के दिन कोई डीमन किंग आएगा ताकि कोई ट्रैप लगाया जा सके। बर्जे डेआस मान लेता है कि उसकी बात वैलिड है, लेकिन फिर भी उसे सब कुछ बहुत अजीब लगता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और पूछती है कि क्या अब वे जा सकते हैं। इसके साथ ही प्रोटैगनिस्ट उसे ऑगस्ट माउंटेन्स में अपनी टावर तक उड़ा ले जाता है। प्रिंसेस को गोद में लिए वहां पहुंचते ही गॉर्डन उनका स्वागत करता है। सेफ रिटर्न से रिलीव्ड होकर प्रोटैगनिस्ट गॉर्डन को आदेश देता है कि उसे चौथी मंजिल पर किसी सूटेबल रूम में रखा जाए। चूंकि उसने रेजिस्ट नहीं किया, इसलिए वो सेल की जगह कुछ कन्वीनियंसेस देगा। गॉर्डन अपने लॉर्ड की ओर मुड़ता है और कहता है कि उसे कुछ बताना है। इधर टावर की चौथी मंजिल पर प्रिंसेस खुद को एक विशाल खाली हॉल में पूरी तरह अकेला पाती है। वो ठंडी सख्त जमीन पर बैठ जाती है और तब उसे सच में एहसास होता है कि उसे किडनैप कर लिया गया है। लड़की उन सारी चीजों के बारे में सोचने लगती है जो वहां नहीं है, जैसे पिलो, ब्लैंकेट या उसकी सेवा के लिए कोई मेड। इसके अलावा उसे अपना सुंदर गार्डन और किंगडम में छोड़ी हुई हर चीज याद आती है। लेकिन सबकी उम्मीदों के खिलाफ वो एक खुशहाल मुस्कान बिखेर देती है और सोचती है कि हालात इतने बुरे भी नहीं हैं। वापस थ्रोन रूम में बर्जे डेआस उस इन्विटेशन के बारे में सवाल करता है जो उसे 20 टावर से मिला है। गॉर्डन पुष्टि करता है कि ये नए डीमन किंग के लिए एक वेलकम पार्टी है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट को शक होता है कि ये बस रुकी के लिए एक प्रैंक है। डीमन किंग स्वभाव से ही प्राउड होते हैं और आमतौर पर एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ते, लेकिन अरीन की पेक्यूलियर नेचर ने उस प्राइड को तोड़ दिया था और उन्हें साथ काम करने पर मजबूर कर दिया था।
बर्जे डयास को याद आता है कि उसने पहले उन्हें वीक समझकर इग्नोर कर दिया था, लेकिन इस बार वो कम से कम थोड़ी इंटरैक्शन की कोशिश करने का फैसला करता है। इसके साथ ही वो बीस टावर की ओर बढ़ता है, जंगल के बीच स्थित बेलों से ढका एक एंशिएंट स्ट्रक्चर। वहां उसकी मुलाकात बीस्टियल डीमन किंग ड्रैक्सन से होती है, एक इम्पोजिंग अस्तित्व जिसने उस जगह पर 72 सालों तक राज किया है। ड्रैक्सन उसे घूरता है और पूछता है कि क्या वो वही नया डीमन किंग है। वो कमेंट करता है कि उसने स्टैंडर्ड टैक्टिक्स के अपमान के बारे में सुना है, लेकिन वो कुछ खास नहीं लगता। प्रोटैगनिस्ट साफ तौर पर चिढ़ जाता है और सोचता है कि उसे यहां नहीं आना चाहिए था। वो ब्लंटली ड्रैक्सन से मुद्दे पर आने को कहता है। बीस्ट डीमन किंग हंसता है और रिवील करता है कि ग्रैंड ड्यूक आकेन ने उसे बेजे डयास के अरीन में पहुंचते ही उसे ठीक से देखने के लिए भेजा है। प्रोटैगनिस्ट नफरत से जवाब देता है। ग्रैंड ड्यूक को एक बूढ़ा शोर मचाने वाला वैम्पायर कहता है और यहां तक सोचता है कि क्या वो पागल है जो उसे अरीन में फेंक दिया। रुकी की इस ऑडेसिटी पर ड्रैक्सन भड़क उठता है और चिल्लाता है कि उसे बहुत हिम्मत है जो वो ग्रैंड ड्यूक आकेन को ऐसे बुला रहा है। ह्यूमिलिएशन के जेस्चर में बीस्टियल डीमन किंग जमीन पर बर्जे डयास के सामने मांस का एक टुकड़ा फेंक देता है। वो उसे हुक्म देता है कि वो उस हड्डी को चाटे और बदले में वो उसकी बदतमीजी को फिलहाल माफ कर देगा। बर्जे डयास पूछता है कि क्या उसे उसके आने की वजह नहीं पता। ड्रैक्सन पुष्टि करता है कि वजह स्टैंडर्ड टैक्टिक्स का अपमान ही है। स्मर्क के साथ प्रोटैगनिस्ट उसे याद दिलाता है कि उन्हीं टैक्टिक्स के अनुसार डीमन किंग्स को एक दूसरे को खत्म करने की मनाही है। इसके बाद वो जमीन पर पड़ी हड्डी पर जोर से पैर पटकता है। वो स्टॉम्प इतना ताकतवर होता है कि हड्डी चकनाचूर हो जाती है और शॉकवेव बीस्ट डीमन किंग को पीछे धकेल देती है। बेर्जी डियास उसे घूरते हुए पूछता है कि क्या उसे सच में लगा था कि जिसने पूरी डॉक्ट्रिन का अपमान किया हो वो ऐसे रूल को फॉलो करेगा। प्रोटैगनिस्ट की ओवरवेलमिंग फाइटिंग स्पिरिट से ड्रैक्सन पूरी तरह शॉक्ड और इंटिमिडेटेड हो जाता है। डेंजर को भांपते हुए वो आर्केन का दूसरा आदेश रिवील करता है कि अगर बेर्जे डियास ने किसी प्रिंसेस को किडनैप किया तो उस पर नजर रखी जाए और अगर 1 महीने में कोई रिपोर्ट नहीं आई तो उसकी अथॉरिटी पर सवाल उठाया जाएगा। पहले से ही जाने के लिए मुड़ चुका प्रोटैगनिस्ट ये रिवील करता है कि वो पहले ही एक प्रिंसेस को किडनैप कर चुका है, जिससे बीस्टियल किंग स्तब्ध रह जाता है और ऊपर से वो ये भी कहता है कि उसने डॉक्ट्रिन के आदेश से नहीं बल्कि अपनी पसंद की प्रिंसेस को चुना है। इस पावर डिस्प्ले के बाद दोनों सुरक्षित रूप से बेर्जे की इंपोजिंग टावर में लौट आते हैं। अपने थ्रोन पर वापस बैठकर गॉर्डन उसकी तारीफ करता है कि उसने शानदार तरीके से डीमन किंग की डिग्निटी दिखाई। बेर्जे डियास जवाब देता है कि फिलहाल वे इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। थ्रोन पर बैठे बैठे प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उन्हें प्रिपेयर्ड रहना होगा और गॉर्डन को आदेश देता है कि वो प्रिंसेस की कंडीशन चेक करे, क्योंकि उसे ये समझना है कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। गॉर्डन आदेश निभाने के लिए निकल जाता है। टावर की खिड़की के बाहर बर्फ गिरती रहती है, एक ठंडा और आइसोलेटेड दृश्य बनाते हुए। अकेला बेर्जे डियास तेज सिरदर्द महसूस करता है और सोचता है कि अगर बाकी डीमन किंग्स भी वैसे ही हैं तो हालात बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाले हैं। उसे एहसास होता है कि स्टैंडर्ड टैक्टिक्स का अपमान करने के कॉन्सिक्वेंसेस उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़े हैं। फिर भी उसे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं होता, क्योंकि उसके लिए ऐसे गार्बेज डॉक्ट्रिन के आगे झुकने से बेहतर है एंड का सामना करना, जिसने उसे बर्बादी तक पहुंचाया। वही गलती दोबारा ना करने का निश्चय करते हुए वो एक सिक्योर बेस बनाने का फैसला करता है। अपनी डिमोनिक एनर्जी चेक करते हुए उसे उम्मीद होती है कि शायद कुछ 100 पॉइंट्स ही मिले होंगे, लेकिन उसकी पूरी हैरानी के लिए पैनल पर 13,219 पॉइंट्स दिखाई देते हैं। प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है और ठंडे पसीने में नहा जाता है। वो समझ नहीं पाता कि एक ही प्रिंसेस से उसने इतनी ज्यादा एनर्जी कैसे इकट्ठा कर ली। अचानक हवा में एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है जो बताता है कि बीस्ट टावर से एक वीडियो मैसेज आया है। बेर्जे मैसेज आइकन को घूरता है, अपने राइवल की अचानक कांटेक्ट से थोड़ा हैरान। मैसेज ड्रैक्सन का होता है जो उसे बधाई देता है और कहता है कि भले ही उनकी पहली मुलाकात रफ रही हो, एक सीनियर डीमन किंग के नाते वो उसकी तारीफ करता है। बीस्टियल किंग आगे कहता है कि एरियन में ऐसा कारनामा करना बेहद मुश्किल है और यहां तक पूछता है कि क्या टैक्टिक्स का अपमान करना कोई ट्रिक था। ये सुनते ही प्रोटैगनिस्ट की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है और उसे एहसास होता है कि कुछ बहुत गलत है। ठीक उसी पल गॉर्डन भागता हुआ आता है और चिल्लाता है कि चौथी मंजिल पर डिजास्टर हो गया है। सीन कट होकर एक बेहद सुंदर और वाइब्रेंट गार्डन में चला जाता है, हर तरफ लाइफ से भरा, वाटरफॉल और रंग बिरंगी बटरफ्लाइज के साथ। प्रोटैगनिस्ट चौथी मंजिल पर पहुंचता है और एक पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड नजारा देखता है। पूरी फ्लोर एक नेचुरल पैराडाइज में बदल चुकी होती है और स्टेटस दिखा रहा होता है नेचुरलाइजेशन इन प्रोग्रेस। प्रिंसेस एलिमेंटल स्पिरिट से घिरी हुई उसे ग्रीट करती है। प्रोटैगनिस्ट ये देखकर सन्न रह जाता है कि उसने उसकी टावर के अंदर एक मैजिकल एनवायरनमेंट बना दिया है। वो समझ जाता है कि ये सिर्फ वही कर सकता है जिसने चारों एलिमेंट्स पर मास्टरी हासिल की हो। उसे याद आता है कि पूरे कॉन्टिनेंट में ऐसा करने वाला सिर्फ एक ही जीनियस स्पिरिट समनर है।
सच समझ में आते ही बेर्जे डियास उस पर आरोप लगाता है कि वो 13वीं प्रिंसेस नहीं है। वो उसकी शंका की पुष्टि करती है और कहती है कि उसने उसे एलेना समझ लिया होगा। प्रोटैगनिस्ट का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है जब उसे एहसास होता है कि वो असल में कौन है। विक्ट्री भरी मुस्कान के साथ लड़की अपनी असली पहचान रिवील करती है। एरनान हिल्डरान, हिल्डरान किंगडम की फर्स्ट प्रिंसेस। क्राउन प्रिंसेस की किडनैपिंग की खबर तेजी से पूरे किंगडम में फैल जाती है और हड़कंप मच जाता है। हिल्डरान का किंग पूरी तरह फ्यूरियस हो जाता है और तुरंत सबसे शक्तिशाली हीरोज और पूरी आर्मी को मोबिलाइज करने का आदेश देता है। उसका एकमात्र लक्ष्य होता है उस मूर्ख डीमन किंग का सर काटना और अपनी कीमती प्रिंसेस को वापस लाना। अर्नन एक मलिशियस मुस्कान के साथ समझाती है कि इसी वजह से उसने उससे पूछा था कि क्या वो उसे हैंडल कर पाएगा। बर्जे डियास सोचता है कि उसने उसके भीतर से ओवरफ्लोइंग माना को कैसे नोटिस नहीं किया। तब वो बताती है कि एक स्पेशल रिंग उसकी प्रेजेंस को कंसील करती है। ये रिंग रॉयल फैमिली में पीढ़ियों से चली आ रही एक ट्रेजर है और इसी वजह से वो उसे धोखा दे पाई। वो उसे चिढ़ाते हुए पूछती है कि क्या अब उसकी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई हो गई है और क्या वो उसे वापस भेज देगा। अब प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि अगर उसने प्रिंसेस को लौटा दिया तो वो एक लाफिंग स्टॉक बन जाएगा। कोई भी किंगडम किसी कावर्ड से डरता नहीं है और ऐसे में डिमोनिक एनर्जी इकट्ठा करना और भी मुश्किल हो जाएगा। बर्जे डियास समझ जाता है कि उसके पास इस रिस्की प्लान को जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तभी अचानक एक सिस्टम अलर्ट आता है जो बताता है कि कई पॉइंट्स ऑफ रेज उसकी ओर डायरेक्टेड हो रहे हैं और उसकी डिमोनिक एनर्जी बढ़कर 19,521 हो जाती है। प्रोटैगनिस्ट को एहसास हो जाता है कि उसकी पहचान हो चुकी है, लेकिन वो साफ कहता है कि भले ही अर्मन 13th प्रिंसेस ना हो, इससे कुछ नहीं बदलेगा। वो पूरे कन्विक्शन के साथ दोहराता है कि वो अब भी उसकी हॉस्टेज है। लड़की बस उसे चुपचाप देखती रहती है। इधर हिल्डरेन किंगडम में किडनैपिंग की खबर से केओस मच जाता है। हिल्डरेन का किंग अपने थ्रोन से गुस्से में चिल्लाता है। अपने आदमियों को आदेश देता है कि डीमन किंग का सिर काटकर उसकी बेटी को वापस लाया जाए। उसका एक एडवाइजर उसे शांत करने की कोशिश करता है और समझाता है कि अभी ये पता नहीं है कि ये किस डीमन किंग ने किया है और स्काउट्स पहले ही भेजे जा चुके हैं। मोनार्क अपना आपा खो देता है और दहाड़ता है कि जल्दी करो, क्राउन प्रिंसेस को उठा लिया गया है और देरी की कोई गुंजाइश नहीं है। हालात को देखते हुए एक और नोबल इसे बहुत अजीब बताता है और याद दिलाता है कि हाल ही में डीमन किंग ऑफ लस्ट ने किसी दूसरे देश के प्रिंस को किडनैप किया था। वो आगे रीजनिंग देता है कि उस डीमन किंग ने इतना हेट्रेड अट्रैक्ट कर लिया था कि आखिरकार हीरोज ने उसे एलिमिनेट कर दिया। ऐसे में किसी और डीमन किंग का वही हरकत दोहराना बेहद स्ट्रेंज है। बाकी नोबल्स इस ऑब्जर्वेशन से चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा ही नहीं था। हिल्डेरन किंग का गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि वो अपने थ्रोन की आर्मरेस्ट को पूरी ताकत से जकड़ लेता है। दांत भींचते हुए वो नतीजा निकालता है कि इसके पीछे सिर्फ कोई रुकी ही हो सकता है। थोड़ी ही देर बाद एक नाइट थ्रोन रूम में दौड़ता हुआ आता है और रिपोर्ट करता है कि उन्हें टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल के निशान मिले हैं जो अर्गेस्ट माउंटेन्स की ओर जाते हैं। किंग उस अनएक्सपेक्टेड लोकेशन के बारे में सुनकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। अर्गेस्ट माउंटेन्स के बीच बर्फीले विस्तार में बर्जे डियास की टावर अकेली और इम्पोजिंग खड़ी होती है। थ्रोन पर वापस बैठे गॉर्डन घबराहट में रिपोर्ट करता है कि हिल्डरिन की आर्मी जल्द पहुंचने वाली है और पूछता है कि क्या एक नया डीमन किंग इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा। इसके जवाब में प्रोटैगनिस्ट बस एक कॉन्फिडेंट स्मर्क देता है, अपने प्लान को लेकर पूरी तरह श्योर। वो अपने सर्वेंट को आश्वस्त करता है और पूरे यकीन से कहता है कि हिल्डरिन किंगडम अपनी नेशनल आर्मी को मोबिलाइज नहीं कर सकता। इधर किंगडम में हिल्डरिन का किंग और उसके एडवाइजर्स मैप का एनालिसिस करते हैं और असली प्रॉब्लम समझ जाते हैं। माउंटेन्स फार नॉर्थ में हैं जबकि उनका किंगडम फार साउथ में स्थित है। बर्जे डियास समझाता है कि ठीक इसी डिस्टेंस की वजह से बीच में पड़ने वाले अलग अलग देशों द्वारा एनिमी आर्मी के लिए रास्ता खोलने की संभावना लगभग 0 है। कोई और ऑप्शन ना बचने पर मोनार्क खुद को कॉर्नर्ड महसूस करता है और हीरोज गिल्ड से संपर्क करने का आदेश देता है। सीन बदलकर हीरोज गिल्ड की इंपोजिंग टावर में चला जाता है जो अरीन के एडवेंचरर्स का सेंट्रल हब है। अंदर हीरोज रेस्क्यू मिशन पर चर्चा करते हैं, लेकिन ज्यादातर मना कर देते हैं क्योंकि वो जगह बेहद डेंजरस है और कैलामिटी क्लास मॉन्स्टर्स से भरी हुई है। प्रोटैगनिस्ट रिवील करता है कि वो इसी पर भरोसा कर रहा था क्योंकि हीरोज मर्सनरीज होते हैं जिन्हें सिर्फ पैसा चाहिए होता है और वे इतनी खतरनाक जगह पर बिना रिवॉर्ड के अपनी जान जोखिम में नहीं डालते। गॉर्डन पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और समझ जाता है कि उसके लॉर्ड ने हर डिटेल कैलकुलेट की थी। डॉक्ट्रिन फॉलो किए बिना भी वो अरीन को अंदर बाहर जानता है। सर्वेंट इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये लगभग ऐसा है जैसे डीमन किंग ये सब पहले ही जी चुका हो। कैसल में वापस हिल्डरैन का किंग ये जानकर फट पड़ता है कि किसी भी हीरो ने मिशन के लिए साइन अप नहीं किया। वो डिस्पेयर में डूब जाता है क्योंकि अरीन में हीरोज गिल्ड के जरिए काम करते हैं और प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, इसलिए जब तक रिवॉर्ड वर्थ इट ना हो वे रेयरली मूव करते हैं। बेर्जे डियास बताता है कि इसी वजह से ग्रुप बनने में समय लगेगा। इसी बीच वो सिस्टम एक्सेस करता है और कुछ स्केलेटन्स खरीदकर अपने डिफेंसेस मजबूत करता है।
अपने थ्रोन पर बैठे प्रोटैगनिस्ट सिचुएशन का एनालिसिस करता है और समझता है कि जमा की गई डिमोनिक एनर्जी भी हीरोज की एक लीजन से निपटने के लिए काफ़ी नहीं है। उसे अपनी पिछली जिंदगी की याद आती है जब ओवरवेलमिंग एनिमीज का सामना करने का टेरर उसने खुद झेला था और उसे अच्छे से पता है कि वो कितना पेनफुल होता है। इसी कारण बेर्जे दियास गॉर्डन को ड्रैक्सन से संपर्क करने का आदेश देता है क्योंकि उसे डिमोनिक एनर्जी को ह्यूमन करेंसी के बदले बेचना है। गॉर्डन इस ऑर्डर को प्रोसेस ही नहीं कर पाता और पूरी तरह टूट जाता है। वो डिसबिलीफ में चिल्लाने लगता है अपने लॉर्ड के पागलपन भरे आइडिया पर। वो पैनिक करते हुए डिमोनिक एनर्जी के तमाम इनक्रेडिबल यूजेस गिनाने लगता है, स्पीशीज लिमिट्स तोड़ना, मॉन्स्टर्स समन करना, और यकीन नहीं कर पाता कि प्रोटैगनिस्ट इसे सिर्फ पैसों के लिए बेचने वाला है। बेर्जे दियास शांति से समझाता है कि ड्रैक्सन बड़ी रकम देगा और भले ही मौजूदा एनर्जी ह्यूमन मनी से हीरोज को रोकने के लिए काफ़ी ना हो, लेकिन वो उसके बारे में कुछ कर सकता है। सीन फिर ऑगस्ट माउंटेन्स के पास स्थित फोर्ट्रेस होल्टन वर्क में शिफ्ट हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह हुड में ढका सिटी गेट्स पर पहुंचता है और तुरंत 2 गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। वो खुद को मर्सनरी बताता है, लेकिन गार्ड्स को ये बहुत सस्पिशियस लगता है क्योंकि कोई भी समझदार मर्सनरी अकेले माउंटेन्स में जाकर जिंदा वापस नहीं आता। सिचुएशन को जल्दी सुलझाने के लिए बेर्जे दियास एक गार्ड की ओर गोल्ड कॉइन उछाल देता है, जिससे वो विजिबली शॉक्ड हो जाता है। गार्ड्स को पार करने के बाद वो सोचता है कि अब उसे एक गाइड की जरूरत है क्योंकि वो सिटी में अकेले भटक नहीं सकता। बसलिंग स्क्वायर से गुजरते हुए प्रोटैगनिस्ट अपने दिमाग में ये बात पक्की करता है कि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी एक लोकल गाइड ढूंढना है। सीन स्कारलेट हॉक मर्सिनरीज के हेडक्वार्टर्स में शिफ्ट होता है। वहां एक मेंबर सुझाव देता है कि उन्हें ये जगह छोड़ देनी चाहिए, लेकिन रिलैक्स्ड कैप्टन को इतनी अच्छी जगह छोड़ने की कोई वजह नहीं दिखती। कैप्टन समझाता है कि ये जगह एक गोल्ड माइन है। सोल्जर्स मॉन्स्टर्स से निपटते हैं और उन्हें बस बाय प्रोडक्ट्स इकट्ठा करके मुनाफा कमाना होता है। तभी एक मर्सनरी अफवाह का जिक्र करता है कि माउंटेन्स में एक नया डीमन किंग आया है जिसने हिल्डोरैन की प्रिंसेस को किडनैप कर लिया है। कैप्टन हंसते हुए कहानी पर शक जताता है। एक और मर्सनरी जोड़ता है कि हीरोज गिल्ड ने सिर्फ डेस्टिनेशन माउंटेन्स सुनते ही एक भारी रकम ठुकरा दी। तभी एक आदमी गुस्से में चिल्लाता है कि प्रिंसेस थ्रोन की एयर है, इसलिए हीरोज जानबूझकर हार्ड टू गेट खेल रहे हैं ताकि और ज्यादा पैसा निचोड़ा जा सके। कैप्टन जोर से हंसता है और सहमति जताता है कि वे हमेशा से मनी ग्रबिंग मेनियाक्स रहे हैं। अचानक प्रोटैगनिस्ट एक भूत की तरह हंसते हुए कैप्टन के पीछे प्रकट होता है और क्रीपी मुस्कान के साथ उसे घूरता है। आदमी डर के मारे उछल जाता है और चीख कर पूछता है कि वो मिस्टीरियस फिगर कौन है। बर्जे अपना चेहरा दिखाता है और कहता है कि वे काफ़ी वेल इन्फॉर्म लगते हैं, जो उन्हें गाइड बनने के लिए परफेक्ट बनाता है। फिर वो सबको सिवाय एक के बाहर निकल जाने को कहता है। 3 मर्सनरीज उसकी ओडासिटी से भड़क जाते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं, कसम खाते हुए कि वो हेडक्वार्टर से जिंदा नहीं जाएगा। प्रोटैगनिस्ट जरा भी नहीं हिलता और तेज प्रिसाइज पंचेस से तीनों को बेहोश कर देता है। अपनी सुपीरियरिटी दिखाते हुए वो हॉल में लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ता है और जो भी रास्ते में आता है उसे गिराता चला जाता है। ये देखकर एक ब्रूट एक विशाल क्लब से डीमन किंग को कुचलने की कोशिश करता है। सबकी हैरानी के लिए बर्जे डियाज एक ही हाथ से अटैक रोक लेता है और ओपोनेंट का वेपन चकनाचूर कर देता है। उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं और सिनिस्टर मुस्कान के साथ वो दिखाता है कि उस जाइंट की ताकत उसके सामने कुछ भी नहीं है। जाइंट मर्सनरी डर से जड़ हो जाता है और ठंडे पसीने में नहा जाता है। डेस्परेट होकर कुछ क्रॉसबोमैन स्टेयर्स पर दौड़ते हैं ताकि दूर से अटैक कर सकें। जवाब में डीमन किंग एक शॉक वेव अनलीश करता है जो पूरे बार में फैल जाती है। टेबल्स, चेयर्स और बचे हुए मर्सनरीज हवा में उड़ जाते हैं। कैप्टन पूरी तरह टेरिफाइड होकर चिल्लाता है कि प्रोटैगनिस्ट एक मॉन्स्टर है, जबकि बर्जे डियाज इस केओस का मजा लेते हुए विकेट ग्रिन देता है। बार के अंदर मची लड़ाई की आवाज इतनी जोरदार होती है कि सिटी स्ट्रीट्स तक गूंजती है। बाहर खड़े 2 लोग कमेंट करते हैं कि स्कारलेट हॉक मर्सनरी ग्रुप फिर से लड़ रहा है और सोचते हैं कि क्या वे कभी ट्रबल फैलाते फैलाते थकते नहीं। जब धूल बैठती है तो नज़ारा पूरी तबाही का होता है। सारे मर्सनरी जमीन पर पड़े होते हैं और कियोस के बीच सिर्फ प्रोटैगनिस्ट खड़ा होता है। बर्जे डियाज भले हुए कैप्टन के पास जाता है और स्लेव मार्केट की लोकेशन के बारे में पूछताछ करता है, बदले में उसकी जान बख्शने का वादा करता है। वहां से मर्सनरी उसे एक लग्जूरियस मैंशन तक ले जाता है जो इल्लीगल मार्केट का फ्रंट होता है। दोनों प्रॉपर्टी के गार्डन से गुजरते हैं जहां कैप्टन गाइड की तरह आगे आगे चलता है। अंदर वो उसे इंसानी स्लेव से भरा एक केज दिखाता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट इससे संतुष्ट नहीं होता। वो रेयर गुड्स की मांग करता है और कैप्टन की ओर गोल्ड से भरा एक बैग फेंकता है, जिसकी अमाउंट देखकर वो चौंक जाता है। चेहरे पर ग्रीडी मुस्कान लिए मर्सनरी तुरंत मान जाता है और उसे सबसे वैल्यूएबल आइटम्स तक ले जाने की पेशकश करता है। बर्जे डियाज सोचता है कि ह्यूमंस और डीमंस में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही ग्रीड से चलते हैं, चाहे वो पैसे की हो या डेमोनिक एनर्जी की। इसी के साथ ही वे एक पत्थर की सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, मार्केट के ज्यादा सीक्रेट एरिया की ओर। कैप्टन एक डार्क कॉरिडोर में उसे रास्ता दिखाता है, रेयरेस्ट और सबसे महंगे स्लेव्स वाले सेक्शन की ओर। सीन वापस टावर में कट होती है जहां गॉर्डन पूछता है कि उसका लॉर्ड ह्यूमन मनी का क्या करेगा।
बर्जे डियाज अपना प्लान रिवील करता है। वो दूसरी रेसेस के स्लेव्स खरीदेगा। उसका असली ऑब्जेक्टिव एक एल्फ को ढूंढना है जो अपनी प्योरिटी और इनोसेंस के लिए जानी जाती हो, क्योंकि किसी एल्फ को करप्ट करना डिमोनिक एनर्जी जनरेट करने का सबसे बेहतरीन तरीका होगा। एनर्जी के अलावा वो एक एल्फ को स्पाई की तरह इस्तेमाल करना चाहता है ताकि हीरोज पूरी तरह कंफ्यूज हो जाएं। इसी दौरान हिल्डरिन किंगडम में एक हीरो हिलन कारगिल थ्रोन रूम में पहुंचता है। किंग को भारी राहत मिलती है। मोनार्क के सामने घुटने टेक कर हीरो कसम खाता है कि वो क्राउन प्रिंसेस को बचाएगा और डीमन किंग का सिर लेकर आएगा। डिटर्मिनेशन से भरी नजर के साथ हिलन कारगिल ऐलान करता है कि वो सब कुछ जस्टिस के नाम पर करेगा। गुलाम बाजार में वापस प्रोटैगनिस्ट का एल्व्स को इस्तेमाल करके हीरोज को धोखा देने वाला प्लान अब शुरू होने ही वाला था। ये टैक्टिक बेहद शानदार था क्योंकि एल्व्स को हमेशा प्योर और ऑनेस्ट माना जाता है, इसलिए उन पर कोई शक नहीं करता। डीमन किंग फिर मर्चेंट की तरफ मुड़ता है और कहता है कि वो उस एल्फ को खरीदना चाहता है और उसका बिल मर्सनरी कैप्टन भरेगा। बिरजे दयास की डरावनी ऑरा के सामने मर्चेंट बिना हिचक मान जाता है, जबकि कैप्टन मजबूरी में सोना आगे बढ़ाता है। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट दोनों को बाहर जाने को कहता है क्योंकि उसे मर्चेंडाइज इंस्पेक्ट करनी है। मर्चेंट चेतावनी देता है कि एल्फ घबरा सकता है, लेकिन बिरजे दयास उसे भरोसा दिलाता है कि अगर कुछ हुआ तो वहीं मौजूद कैप्टन नुकसान की भरपाई करेगा। दोनों की जाते ही प्रोटैगनिस्ट पिंजरे के पास जाता है और जंजीरों में जकड़े एल्फ के लिए दरवाजा खोल देता है। फिर वो अपनी डेमोनिक एनर्जी से उन जंजीरों को तोड़ देता है जिन्होंने उस नोबल एल्फ को एक स्लेव बना दिया था। एनर्जी महसूस करते ही एल्फ चौंक जाता है और समझ जाता है कि उसका सेवियर एक डीमन है। वो उसके इरादों पर सवाल उठाता है। इसके जवाब में डीमन किंग उसे उन इंसानों से बदला लेने का मौका देता है जिन्होंने उसे पकड़ा था। इतना टेम्पटिंग ऑफर होने के बावजूद एल्फ शक करता है और कहता है कि डीमन की जुबान भी इंसानों जितनी ही धोखेबाज होती है। प्रोटैगनिस्ट दावा करता है कि वो अलग है और एक डील प्रपोज करता है, 50 साल की लॉयल्टी बदले में पूरी सेफ्टी और फ्रीडम। वो ये भी कहता है कि एल्फ के लिए 50 साल कुछ भी नहीं है और इंसानों के हाथों हमेशा बेइज्जत होने से तो कहीं बेहतर है। लेकिन एल्फ मना कर देता है क्योंकि डीमंस उस वर्ल्ड ट्री के दुश्मन हैं जिसकी उसका रेस सेवा और रक्षा करता है। नफरत से भरी नजर से वो पूछता है कि वो ऐसे बीइंग पर कैसे भरोसा करे जो हर उस चीज के विनाश की चाह रखता है जिससे वो प्यार करता है। वो ये भी कहता है कि एक डीमन का एल्फ की मदद मांगना बेहद अजीब है और प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि उसने सही जगह वार किया है। एक मलिशियस स्माइल के साथ बिरजे दयास अपनी टैक्टिक बदलने का फैसला करता है। वो डीमन किंग के ग्रेट प्रिंसिपल्स की किताब समन करता है और कसम खाता है कि वो वर्ल्ड ट्री को हाथ नहीं लगाएगा और अपने सारे वादे निभाएगा। एल्फ हैरान रह जाता है क्योंकि वो समझता है कि ये प्रिंसिपल्स डीमंस के लिए वही मायने रखते हैं जो एल्व्स के लिए वर्ल्ड ट्री। इसी मौके का फायदा उठाकर प्रोटैगनिस्ट उससे भी 50 साल की लॉयल्टी की कसम मांगता है। एल्फ उसे एक अजीब डीमन कहता है, लेकिन इतना बड़ा ओथ देखकर वो प्रपोजल पर विचार करने लगता है। फिर वो अपना नाम बताता है, ग्रेनाडा ऑफ द मेपल क्लैन, और कहता है कि वो ओथ तभी लेगा जब वो उस डीमन किंग से मिलेगा जिसने उसे भेजा है। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बिरजे दयास कहता है कि इंतजार की जरूरत नहीं क्योंकि वही डीमन किंग है। ग्रेनाडा पूरी तरह स्टन रह जाता है और कुछ पल के लिए बोल भी नहीं पाता। फिर अचानक जोर से हंस पड़ता है और कहता है कि ये तो मजाक है क्योंकि कोई डीमन किंग खुद अपनी टावर से निकलकर किसी स्लेव को बचाने नहीं जाएगा। इसके बाद वो एक नई शर्त रखता है। कहता है कि अगर वो सच में डीमन किंग है तो वो 50 नहीं पूरे 100 साल उसकी सेवा करेगा। सीन कट होकर बिरजे दयास की टावर के 5वें फ्लोर पर पहुंचता है, जहां तीनों विशाल थ्रोन रूम से होकर चल रहे होते हैं। अपने थ्रोन पर बैठा बिरजे दयास जीत भरी मुस्कान के साथ एल्फ को उसके ही सुझाए हुए 100 साल के कॉन्ट्रैक्ट की याद दिलाता है। सच्चाई समझते ही ग्रेनाडा घबरा जाता है और लगभग टूट जाता है। वो चिल्लाता है कि यह धोखा है क्योंकि किसी ने नहीं बताया था कि टावर इतनी खाली होगी। वो बताता है कि तीसरे फ्लोर तक कुछ भी नहीं है, बस विशाल और बेजान हॉल है। ऊपर से चौथा फ्लोर सिर्फ एक गार्डन है। उसे यकीन नहीं होता कि डीमन किंग की टावर इतनी फ्रेजाइल हो सकती है बिना एक भी मॉन्स्टर के। ग्रेनाडा अंदाजा लगाता है कि इस हालत में प्रोटैगनिस्ट 1 साल भी नहीं टिकेगा और हीरोज उसे आसानी से हरा देंगे, इसलिए वो यहां काम करने से मना कर देता है। तभी प्रोटैगनिस्ट एक ओवरवेलमिंग डेमोनिक एनर्जी छोड़ता है और ठंडे स्वर में उसे कॉन्ट्रैक्ट की याद दिलाता है। उस क्रशिंग प्रेशर के सामने एल्फ को यकीन हो जाता है कि उसके सामने सच में डीमन किंग ही खड़ा है। उसे एरगिस्ट की यात्रा याद आती है, जहां मॉन्स्टर्स ने उन पर हमला करने की हिम्मत तक नहीं की थी। तब उसे समझ आता है कि वो डीमन किंग को छू भी नहीं सकते थे और शायद उसे अपना बदला मिल सकता है। ग्रेनाडा थ्रोन के सामने घुटनों के बल बैठता है और ग्रेट वर्ल्ड ट्री की कसम खाकर अगले 100 साल फेथफुली सेवा करने की शपथ लेता है। वो मानता है कि जब डीमन किंग खुद उसे लेने आया है तो उसके लिए कोई बेहद अहम मिशन होगा और इसी इविल प्लान के जरिए उसे इंसानों से बदला मिलेगा। लेकिन प्रोटैगनिस्ट सारी उम्मीदें तोड़ देता है और सबसे पहले उसे कुछ खाने जाने को कहता है। इस अजीब आदेश से एल्फ पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है।
थोड़ी देर बाद ग्रेनाडा को किचन में एप्रन पहने सब्जियां काटते हुए दिखाया जाता है, खुद को समझाते हुए कि ये जरूर किसी बड़े प्लान का हिस्सा होगा। तभी अर्नन अपने एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ आती है और खाना बनाने में मदद की पेशकश करती है, जिससे एल्फ और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद सब 5वें फ्लोर के डाइनिंग रूम में साथ बैठकर खाना खाते हैं, जो एक डीमन किंग की रेजिडेंस के लिए बेहद अजीब नज़ारा होता है। टेबल पर बैठे हुए ग्रेनाडा ब्लॉन्ड महिला की पहचान पूछता है। पूरी शांति से बर्जे बताता है कि वो अर्नन हिल्डरन है, क्राउन प्रिंसेस। ये सुनते ही एल्फ घबरा जाता है और चिल्लाता है कि बिना डिफेंस के प्रिंसेस को किडनैप करना पागलपन है। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि इसी वजह से उसने उसे खरीदा है और उसे शांत करने के लिए खाना आगे बढ़ाता है। वो ग्रेनाडा की कुकिंग की तारीफ भी करता है और अर्नन भी उत्साह से सहमति जताती है, जिससे एल्फ पूरी तरह बिविल्डर्ड रह जाता है। कुछ देर बाद दोनों चौथे फ्लोर के गार्डन में जाते हैं। ग्रेनाडा पूछता है कि क्या वो यहीं हीरोज से लड़ेंगे, लेकिन डीमन किंग समझाता है कि अगर कोई हीरो टावर तक पहुंच गया तो गेम पहले ही खत्म हो चुका होगा। फिर वो ग्रेनाडा का असली मिशन बताता है कि उसे ह्यूमन वर्ल्ड में स्पाई बनना है, लेकिन उससे पहले उसे एक चीज चाहिए। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो उसकी स्किल्स टेस्ट करना चाहता है और उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है। ग्रेनाडा अपने चांसेस को लेकर हेजिटेंट हो जाता है। फाइट को फेयर बनाने के लिए बर्जे डियाज कहता है कि वो सिर्फ एक हाथ से लड़ेगा और अगर ग्रेनाडा जीत गया तो कॉन्ट्रैक्ट फिर से 50 साल का कर देगा। ये सुनते ही एल्फ का फाइटिंग स्पिरिट जाग उठता है। वो तुरंत चैलेंज एक्सेप्ट करता है और पूरी ताकत के साथ हमला करता है। फाइट शुरू होते ही ग्रेनाडा तेज और प्रिसाइज स्ट्राइक्स की सीरीज से डीमन किंग पर टूट पड़ता है। प्रोटैगनिस्ट आसानी से सब ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि एक फॉर्मर स्लेव के लिए उसके मूवमेंट्स काफी इंप्रेसिव हैं और उसने एनवायरनमेंट से माना लेकर खुद को स्ट्रेंथन किया है। एल्फ घमंड से कहता है कि वो कोई आम एल्फ नहीं है और बर्जे डियाज ने गलत जगह और गलत ओपोनेंट चुना है। टरेन का फायदा उठाकर ग्रेनाडा नेचर मैजिक से बेले बुलाता है और प्रोटैगनिस्ट के पैरों को जकड़ लेता है। ओपनिंग देखकर वो एनर्जी पंच तैयार करता है और चिल्लाता है कि डीमन किंग उस पर 50 साल का कर्जदार है। सैटिस्फाइड स्माइल के साथ प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि ग्रेनाडा की स्किल उसके प्लान के लिए काफी है, लेकिन उसे ये दिखाना जरूरी है कि बॉस कौन है। बर्जे डियाज एक क्रशिंग डिमोनिक ऑरा छोड़ता है और एल्फ को याद दिलाता है कि वो किससे लड़ रहा है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो मैजिक भी यूज नहीं करेगा और ताकत कंट्रोल करेगा ताकि ग्रेनाडा जिंदा रहे। उस अब्सर्ड पावर को देखकर एल्फ घबरा जाता है और रुकने की गुहार लगाने लगता है। अगले ही पल टावर के अंदर से एक विशाल एनर्जी वेव फट पड़ती है, जो इस छोटे से स्किल टेस्ट का नतीजा दिखाती है। सीन फिर से हॉल्टन वर्क की फोर्ट्रेस सिटी में स्कारलेट हॉक मर्सनरीज के हेडक्वार्टर्स पर पहुंचता है। वहां कैप्टन एग्जैजरेटेड एंथुजियाज्म के साथ प्रोटैगनिस्ट का स्वागत करता है। बर्जे डियाज सीधे मुद्दे पर आता है और कहता है कि वो ग्रुप को 1 साल के लिए हायर करना चाहता है। कैप्टन शक करता है कि उसके पास इतना पैसा नहीं होगा। तभी प्रोटैगनिस्ट जमीन पर सोने से भरी एक विशाल बोरी फेंक देता है। वो नज़ारा देखकर मर्सनरीज तुरंत अपना रवैया बदल लेते हैं और कैप्टन के लिए इटर्नल लॉयल्टी की कसम खाने लगते हैं, जिससे वो खुद भी थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। इसके बाद डीमन किंग अपना पहला ऑर्डर देता है और कैप्टन से कहता है कि ग्रेनाडा को ग्रुप में शामिल किया जाए, जो पूरी तरह पिटा हुआ और बैंडेजेस में लिपटा होता है। एल्फ अपने नए कंफ्यूज टीममेट्स के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करता है। मर्सनरीज के चेहरे पर शौक और पिटी साफ दिखती है जब वो अपने नए रिक्रूट की हालत देखते हैं। सारी अजीब परिस्थितियों और चोटों के बावजूद ग्रुप मिलकर उसे बेहद ऑकवर्ड तरीके से वेलकम करता है। प्रोटैगनिस्ट इस नए बने ग्रुप को देखता है और सोचता है कि भले ही ये लोग बिखरे हुए लगते हों, लेकिन ये इलाके के एक्सपीरियंस्ड मर्सनरीज हैं और सबसे अहम, इन्हें कंट्रोल करना आसान है। उसके विचार जल्द ही आने वाले एनिमी की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो जानता है कि हिल्डरन की कॉल पर सिर्फ एक ही हीरो आएगा, हिलान कारगिल, वही जिसने डीमन किंग ऑफ लस्ट को हराया था। इसी के साथ स्कारलेट हॉक मर्सनरीज अब एल्फ ग्रेनाडा के साथ अपने नए मास्टर के तहत पहली मिशन की तैयारी करते हैं। बर्जे डियाज साफ और जोर से ऑर्डर देता है राज्य के द्वारा हायर किए गए हीरो की जांच करने का। अपने जमे हुए किले में वापस डीमन किंग सोचता है कि ग्रेनाडा अब हीरो वाली सिचुएशन संभाल रहा है। अब बारी उसकी खुद को और मजबूत बनाने की है। जैसे ही वो अपने नए एलाइज के हॉलोग्राम्स को ऑब्जर्व करता है, आमतौर पर डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल खुद को या टावर को मजबूत करने के लिए किया जाता है, लेकिन क्योंकि उसने वो सारी एनर्जी बेच दी है, इमीडिएट पावर पाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और वो है स्पिरिट हर्ब्स। स्पिरिट हर्ब्स असल में नेचुरल मैना के क्रिस्टल्स होते हैं, जो उन्हें कंज्यूम करने वालों को एब्सर्ड लेवल की पावर देते हैं। अर्जेस्ट माउंटेन्स इन्हें खोजने के लिए सबसे आइडियल जगह है, क्योंकि मैना स्टॉर्म्स और खतरनाक मॉन्स्टर्स ने सदियों से इंसानों को दूर रखा है। इसी आइसोलेशन की वजह से ये हर्ब्स लगातार प्योर मैना एब्जॉर्ब करते रहे हैं और अब नेचुरल पावर का असली खजाना बन चुके हैं। प्रोटैगनिस्ट जानता है कि ये तरीका डेमोनिक एनर्जी जितना एफिशिएंट नहीं है, लेकिन फिलहाल यही ऑप्शन है, इसलिए वो खुद जाकर उन्हें ढूंढने का फैसला करता है। उसका सर्वेंट गॉर्डन उसे वॉर्न करता है कि बिना प्रिपरेशन बाहर जाना रेकलेस है और यहाँ के मॉन्स्टर्स किसी भी कमजोरी को देखकर हमला कर देते हैं।
बर्जे डियाज जवाब देता है कि मॉन्स्टर्स कोई समस्या नहीं है, लेकिन मानता है कि अर्ब्स ढूंढना मुश्किल होगा जब तक उनके पास कोई ऐसा ट्रैकर ना हो जिसकी मैना सेंसिंग एबिलिटी एक्सेप्शनल हो। ठीक उसी पल थ्रोन रूम के दरवाजे पर एक नॉक गूंजती है, जिससे दोनों इस अचानक हुई विजिट पर चौंक जाते हैं। दरवाजे पर अर्नैन दिखाई देती है, उसके सिर पर एक स्लाइम स्पिरिट बैठा होता है और वो झिझकते हुए पूछती है कि क्या वो बिजी हैं। प्रिंसेस की अचानक मौजूदगी डीमन किंग और उसके सर्वेंट दोनों को चौंका देती है। थोड़ी ही देर में अर्नैन उत्साह से भरी हुई बर्फ में बाहर निकलती है, बर्जे डियाज और अपने एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ। लड़की मानती है कि वो बहुत बोर हो गई थी और उसे याद दिलाती है कि उसने वादा किया था कि वो चौथा फ्लोर अपनी मर्जी से डेकोरेट कर सकती है। प्रोटैगनिस्ट सहमत हो जाता है, बशर्ते कि वो अर्ब्स ढूंढ लें, लेकिन मन ही मन सोचता है कि डीमन किंग के टावर को डेकोरेट करने का आइडिया कितना पागलपन भरा है। प्रिंसेस खुशी से चमक उठती है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि वो टावर से बाहर जा पाएगी। उसे खुशी होती है कि उसने साथ आने का फैसला किया। मुस्कुराते हुए वो अपने छोटे फायर स्पिरिट को सहलाती है। अचानक बिना किसी वार्निंग के बर्जे डियाज उसे उठाता है और अपने डिमोनिक विंग्स फैला देता है। फिर वो एब्सर्ड स्पीड से आसमान में उड़ जाता है। प्रिंसेस शॉक और सरप्राइज में चीख पड़ती है। उड़ान की तेज हवा से वो आंखें बंद कर लेती है और डीमन किंग से चिपक जाती है। धीरे धीरे वो आंखें खोलने लगती है और उड़ने की सेंसेशन की आदी हो जाती है। उसका मुंह हैरानी से खुला रह जाता है जब वो विशाल लैंडस्केप देखती है, क्योंकि जिस दिन उसे उठाया गया था तब अंधेरा था। अर्नैन को पहली बार एहसास होता है कि दुनिया कितनी विशाल है। उसे कैसल में बिताई अपनी मोनोटोनस जिंदगी याद आती है, जहां वो ट्रेनिंग और स्टडीज के एंडलेस साइकिल में फंसी रहती थी और सोचती थी कि शायद उसकी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। एक्साइटेड होकर वो पूछती है कि क्या उसे पता है कि वो पहाड़ों के ऊपर उड़ने वाली पहली इंसान है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मिशन पर ध्यान लगाने की कोशिश करता है। मौके का फायदा उठाकर लड़की उससे कहती है कि वो उसे अर्नैन कहकर बुलाए, क्योंकि वो काफी समय साथ रहने वाले हैं। उसकी इस ढिठाई से प्रोटैगनिस्ट का पेशेंस टूट जाता है। वो उसे याद दिलाता है कि वो उसकी हॉस्टेज है और धमकी देता है कि अगर ज्यादा बोली तो उसे डंजन में डाल देगा। फिर वो उसे आदेश देता है कि अपने स्पिरिट से अर्ब्स ढूंढे। आदेश मानते हुए प्रिंसेस अपने वाटर स्पिरिट्स भेजती है, जो विशाल जमी हुए जमीन पर तेजी से फैल जाते हैं। बर्जे सोचता है कि स्पिरिट्स की मदद से भी सर्च में समय लगेगा, लेकिन ये फिर भी उससे या गॉर्डन के अकेले ढूंढने से कहीं तेज होगा। लेकिन उसकी हैरानी तब होती है जब अर्नैन थोड़ी ही देर में बता देती है कि उसके एक स्पिरिट ने पहले ही एक अर्ब ढूंढ लिया है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें एक शानदार आइस क्रिस्टल लोटस दिखाई देता है, एक स्पिरिट अर्ब जो इंटेंस नीली रोशनी से चमक रहा होता है। हालांकि उस प्लांट को जाइंट सैवेज मॉन्स्टर्स के एक झुंड ने घेर रखा होता है। प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि वो अकेले नहीं हैं। एक इम्पोजिंग पॉस्चर में वो क्रीचर्स को संबोधित करता है और डीमन किंग के रूप में उन्हें आदेश देता है कि अर्ब छोड़कर चुपचाप चले जाएं। बीस्ट्स मना कर देते हैं और चिल्लाते हैं कि वो डीमंस के आदेश नहीं मानते और उसकी जाति को मिटा देंगे। बर्जे डियाज एक डार्क लाफ छोड़ता है और मान लेता है कि गॉर्डन सही था, इन क्रीचर्स से तर्क करना नामुमकिन है। ये समझते हुए कि उनसे रीजन की उम्मीद करना उसकी बेवकूफ़ी थी, वो सब कुछ जलाने का फैसला करता है और अपनी डिमोनिक फ्लेम्स तैयार करता है। मॉन्स्टर्स पूरी फ्यूरी के साथ हमला करते हैं, अपने टेरिटरी की रक्षा और इंट्रूडर को बिना दया के खाने के नारे लगाते हुए। डीमन किंग अपने हाथों में एब्सर्ड मात्रा में पावर कॉन्सेंट्रेट करता है। फिर वो पर्पल एनर्जी की एक विशाल वेव छोड़ता है जो रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाती है। मॉन्स्टर्स एगनी की चीखों के बीच पूरी तरह डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। उनके पास डिफेंस का कोई मौका नहीं रहता। अर्नन डर के मारे सिहर जाती है जब वो दो प्यूल ऑक्स को अपनी तरफ कूदते देखती है। प्रोटैगनिस्ट जरा भी नहीं हिलता। वो शांति से डिमोनिक एनर्जी का एक स्फीयर बनाता है और एक ओवरवेलमिंग शॉक वेव छोड़ता है जो सारे आसपास के मॉन्स्टर्स को मिटा देता है और प्रिंसेस को उसके पीछे सुरक्षित रखता है। लड़की शॉक में है, क्योंकि जो प्यूल ऑक्स ओगस तक का शिकार करते हैं वो बर्जे डियाज के पास भी नहीं पहुंच पाए। इसके बाद डीमन किंग अपनी बाहें क्रॉस करता है और अपनी डार्क पावर पर ध्यान लगाता है। फिनिशिंग मूव के लिए एनर्जी शुद्ध अंधकार के बीस्ट्स का रूप ले लेती है, जो बचे हुए एनिमीज को नष्ट कर देते हैं। मैसेकर के बाद बैटलफील्ड खामोश हो जाता है। बर्फ पर मॉन्स्टर्स के शव बिखरे पड़े होते हैं। अर्नन स्पिरिट अर्ब के पास जाती है और उसके माना की प्योरिटी पर मोहित हो जाती है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे साफ मना कर देता है कि वो इसे छूने के बारे में भी ना सोचे। उसे मोटिवेट करने के लिए बर्जे डियाज वादा करता है कि अगला अर्ब वो उसे देगा। लड़की डिटर्मिनेशन से भर जाती है और प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि इंसानों को मेहनत करवाने के लिए इंसेंटिव चाहिए होता है। हालांकि प्रिंसेस बेहोश होने तक सर्च करती रहती है, फिर भी उन्हें कोई और अर्ब नहीं मिलता और वो वापस लौटने का फैसला करते हैं। सीन फिर से बर्फीले पहाड़ों के बीच खड़ी बर्जे डियाज की अकेली और इम्पोजिंग टावर पर पहुंचता है। प्रोटैगनिस्ट अपने हाथ में न्यूली एक्वायर्ड अर्ब को देखता है और सोचता है कि शुरुआत में उसने प्रिंसेस को एक मिस्टेक माना था, लेकिन शायद वो काफी यूजफुल साबित हो।
अर्नन चौथे फ्लोर के गार्डन में गहरी नींद सो रही होती है, डीमन किंग के कोट में लिपटी हुई, अपने स्पिरिट्स के घिरी हुई। थ्रोन रूम में वापस गॉर्डन रिपोर्ट करता है कि ग्रेनाडा से मैसेज आया है और बर्जे डियास मिशन की स्पीड से हैरान हो जाता है। सर्वेंट आगे बताता है कि हिलन कारगिल के नेतृत्व में 32 हीरोज का एक ग्रुप राजधानी छोड़ चुका है और एरगेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। गॉर्डन समझाता है कि हीरोज रास्ते में टिपिकल जर्नी फॉलो करेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे और क्वेस्ट्स कंप्लीट करके खुद को मजबूत करेंगे। सिचुएशन को देखते हुए डेडिकेटेड सर्वेंट काउंटर मेजर्स की एक डिटेल्ड लिस्ट पेश करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट एक सिंपल जेस्चर से सब रिजेक्ट कर देता है, गॉर्डन की सारी प्लान्स को सीधे डिजिटल ट्रैश बिन में भेजते हुए। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बर्जे डियास बताता है कि इस बार वो कोई मॉन्स्टर्स नहीं भेजेंगे और हीरोज के रास्ते में कोई दखल नहीं देंगे। फिर वो अपना असली प्लान रिवील करता है और गॉर्डन को आदेश देता है कि ग्रेनाडा और उसके मर्सनरीज को क्रूसेड में शामिल होने दिया जाए ताकि वो हीरोज का ट्रस्ट जीत सके। गॉर्डन घबरा जाता है क्योंकि टावर वल्नरेबल हो जाएगी, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे रीअश्योर करता है कि वो इसकी डिफेंसेस पूरी तरह रीइंफोर्स करेगा। मैलिशियस स्माइल के साथ वो बताता है कि वो ड्वार्फ्स का इस्तेमाल करके टावर को मजबूत करेगा। सर्वेंट फिर पैनिक कर जाता है और चिल्लाता है कि एक ह्यूमन और एक एल्फ के बाद ड्वार्फ्स को टावर में लाना उन्हें पूरे किंगडम का मजाक बना देगा। बर्जे डियास अपनी ऑरा का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ता है, जिससे गॉर्डन तुरंत चुप होकर पीछे हट जाता है। प्रोटैगनिस्ट समझाता है कि वो ड्वार्फ्स को लड़ाई के लिए नहीं बल्कि उनकी इनक्रेडिबल मैजिक इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करेगा। वो गॉर्डन को इमेजिन करने को कहता है कि पहले फ्लोर पर वीक मॉन्स्टर्स की उम्मीद करने वाले हीरोज का स्वागत दर्जनों विशाल कैनन से हो। गॉर्डन इस आइडिया से स्तब्ध रह जाता है क्योंकि हीरोज कभी ऐसा अटैक एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। भले ही उसे प्लान ब्रिलियंट लगे, फिर भी वो बड़बड़ाता है कि ये डॉक्ट्रिन के बिल्कुल खिलाफ है। कुछ न कर पाने की हालत में गॉर्डन हार मानकर झुक जाता है जैसे ही उसका लॉर्ड अपनी नई मिशन के लिए निकल जाता है। हॉल में अकेला रहकर वो नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो जाता है, अपने बाल नोचते हुए चिल्लाता है कि उसका पागल मास्टर फिर से किडनैपिंग करने जा रहा है। सीन फिर वुल्फनर की तरफ जाता है, ड्वार्फ्स की अंडरग्राउंड सिटी, जहां हर तरफ हथौड़ों की आवाज गूंजती रहती है। फॉर्जेस के बीच एक ड्वार्फ गर्म धातु पर कमाल की क्राफ्ट्समैनशिप दिखाते हुए काम कर रहा होता है। यह है लोगर फ्रिडरिक, ड्वार्फ्स का सबसे महान ब्लैकस्मिथ, और अब इसे किडनैप करने वाला है इतिहास का सबसे पागल डीमन किंग। शहर में पहुंचते ही प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि हालांकि वो पहले भी ड्वार्फ्स से डील कर चुका है, लेकिन ये उसकी किसी ड्वार्वन सिटी में पहली एंट्री है। टारगेट के बारे में जानकारी जुटाने के लिए वो मिडनाइट इन नाम की टैवर्न में जाता है। अंदर बेर्ज डियास एक ड्वार्फ के पास जाता है और कहता है कि वो एक वेपन ऑर्डर करने आया है, लेकिन रास्ता भटक गया है, और पूछता है कि सबसे बेहतरीन ब्लैकस्मिथ कहाँ मिलेगा। ड्वार्फ उसकी तारीफ करता है कि उसे उनसे बात करना आता है। इस पर डीमन किंग जवाब देता है कि उसने सुना है ड्वार्फ्स को भी हीरोज की तरह पैसा बहुत पसंद है। ड्वार्फ उसे बताता है कि शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा होल है और वहां मौजूद एलिवेटर उसे जहां जाना हो वहां ले जाएगा। बिना एक पल सोचे प्रोटैगनिस्ट सेफ्टी रेल को कूदकर सीधे नीचे गिर जाता है। वो परफेक्टली लैंड करता है और टैवर्न वाले ड्वार्फ के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। बताए गए रास्ते से चलते हुए बेर्ज डियास शहर के सबसे निचले फ्लोर तक उतरता है और सबसे गहरे कमरे की तलाश करता है। वहां पहुंचकर वो दरवाजे से झांकता है, मास्टर ब्लैकस्मिथ को काम करते देखने की क्यूरियोसिटी में। अंदर लॉजर फ्रिडरिक अपने फौज पर काम कर रहा होता है, जटिल गियर्स और मैकेनिज्म से घिरा हुआ। ड्वार्फ जिस स्किल से हथौड़ा चलाता है, ऐसा लगता है मानो मैना खुद उसके चारों ओर नाच रही हो। बेर्ज डियास ध्यान से देखता है और सोचता है कि क्या उसके सामने खड़ा आदमी वाकई सबसे महान ब्लैकस्मिथ है। प्रोटैगनिस्ट चुपचाप उसे किडनैप करने की तैयारी करता है, लेकिन सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं चलता। अचानक लॉजर फ्रिडरिक हथौड़ा चलाना रोक देता है और फोर्ज के एंट्रेंस की तरफ देखता है। एक तेज मूव में वो अपना जलता हुआ हैमर डीमन किंग की तरफ फेंक देता है। बेर्ज डियास इस अचानक हमले से चौंक जाता है। वो हैरान रह जाता है कि अपनी एनर्जी सप्रेस करने के बावजूद ड्वार्फ ने उसकी प्रेजेंस महसूस कर ली। बिना समय गवाए ड्वार्फ हवा में कूदता है और एक फायरी एक्सप्लोजन के साथ इंट्रूडर पर हमला करता है। इम्पैक्ट से एक एनर्जी वेव निकलती है जो पूरे फौज में गूंज जाती है और ब्लैकस्मिथ की ताकत दिखाती है। बेर्ज डियास आराम से हमला ब्लॉक कर लेता है और समझ जाता है कि उसका ओपोनेंट कोई साधारण ड्वार्फ नहीं बल्कि एक हीरो है। लॉजर फ्रिडरिक इसकी पुष्टि करता है और खुद को हीरोज के लिए हथियार बनाने वाला ब्लैकस्मिथ बताता है। फिर कसम खाता है कि डीमन यहां से जिंदा नहीं जाएगा। मॉकिंग स्माइल के साथ प्रोटैगनिस्ट उसे वीक कहता है और बताता है कि वो कोई सिंपल डीमन नहीं है। इसके बाद वो अपना असली डीमन किंग फॉर्म दिखाता है और लॉजर को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लेता है। क्रशिंग फोर्स से लॉजर का हथौड़ा जमीन पर गिर जाता है और वो सांस लेने के लिए तड़पने लगता है। उसी पल लड़ाई की आवाज सुनकर ड्वार्वन गार्ड्स का एक ग्रुप वहां पहुंचता है। अंदर घुसते ही उन्हें फौज धुएं से भरा और पूरी तरह खाली मिलता है। लॉजर फ्रिडरिक के गायब होने का एहसास होते ही पूरे शहर में अलार्म बज उठता है। ड्वार्व्स एग्जिट सील कर देते हैं और इंट्रूडर की फ्रैंटिक सर्च शुरू कर देते हैं।
शहर के एक अंधेरे कोने में बेर्ज ब्लैकस्मिथ को हॉस्टेज बनाए रखता है और धमकी देता है कि अगर उसने आवाज निकाली तो अंजाम बुरा होगा। ड्वार्फ सोचता है कि डीमन किंग यहाँ क्यों आया है। बेर्ज को याद आता है कि ड्वार्वन ब्लैकस्मिथ्स इमरजेंसीज के लिए सीक्रेट टनल्स बनाते हैं। पेशेंस खोते हुए वो लॉजर को रास्ता दिखाने का आदेश देता है। जमीन पर पड़ा ड्वार्फ मान लेता है कि बेर्ज प्रिंसेस के पीछे है और खुद से स्वीकार करता है कि वो सिर्फ इस डर से चुप है क्योंकि लड़ने की हिम्मत नहीं है। डेस्परेट होकर वो सोचता है कि ये सब क्यों हो रहा है। तभी एक नोटिफिकेशन रिवील करता है कि उसकी स्पेशल हीरो ट्रेट ही उसका वीक होना है। विकेट स्माइल के साथ प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि ब्लैकस्मिथ कोऑपरेट नहीं करेगा। वो प्रपोज करता है कि वो प्रिंसेस को उसके बदले किडनैप कर ले ताकि उसे छोड़ दिया जाए। यहीं से बेर्ज उसे ब्लैकमेल करता है, पूछते हुए कि अगर ये अफवाह फैल जाए कि उसने अपनी जान बचाने के लिए प्रिंसेस को बेच दिया तो बाकी ड्वार्फ्स उसे कैसे देखेंगे। अपनी रेपुटेशन खराब होने का ख्याल आते ही लॉजर पूरी तरह पैनिक में आ जाता है। वो चीखता है कि वो कुछ भी मानेगा, बस ये मत करो। प्रोटैगनिस्ट को डीमन कहते हुए वो सोचता है कि लोग पहले ही उसे वीक मानते हैं और अगर उन्हें पता चला कि उसने प्रिंसेस सौंप दी तो वो तुरंत यकीन कर लेंगे। ये सोच उसे पूरी जिंदगी सताती रहेगी। सिचुएशन के सामने डीमन किंग उसे चॉइस देता है, या तो प्रिंसेस को बेचे या फिर उसके साथ चले। ड्वार्फ डिलेमा में पड़ जाता है क्योंकि वो लड़की को बचाना चाहता है लेकिन टॉर्चर से भी डरता है। आखिरकार बेर्ज डीमन किंग की डॉक्ट्रिन की कसम खाता है कि अगर ब्लैकस्मिथ उसकी मदद करेगा तो वो उसकी सेफ्टी गारंटी करेगा। लॉगर शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वो जानता है कि डॉक्ट्रिन डीमन किंग्स की आस्था है और उस पर की गई कसम कभी नहीं टूटती। इतने गंभीर और इररेजिस्टिबल ऑफर के सामने वो कोल्ड स्वेट में आ जाता है और आखिरी फैसला लेता है। रिलीफ के साथ वो डीमन किंग से टनल के रास्ते जल्दी निकलने को कहता है। हालांकि बर्ज डेयास को उसका चेहरा काफी अनोइंग लगता है। उधर लॉगर की वर्कशॉप में ड्वार्वन गार्ड्स घुसते हैं लेकिन उसे पूरी तरह खाली पाते हैं। स्टेटस पर ब्लैकस्मिथ एब्सेंट दिखता है। इसी केओस के बीच एक पिंक हेड प्रिंसेस सब कुछ ऑब्जर्व कर रही होती है। यह है प्रिंसेस लुईज वर्फ्ट, ड्वार्वन किंगडम की राजकुमारी। वो पूछती है कि उसकी वेपन बनाते वक्त लॉगर कहाँ गायब हो गया। गार्ड बताता है कि लगता है उसे किडनैप कर लिया गया है। प्रिंसेस लुईज गुस्से में चिल्लाती है कि लॉगर भी एक हीरो है, लेकिन एक गार्ड याद दिलाता है कि ब्लैकस्मिथ होने के कारण वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। ये सुनते ही वो और भड़क जाती है, अपनी तलवार जमीन पर पटकती है और आदेश देती है कि रॉटन किडनैपर को ढूंढकर उसके सामने लाया जाए। वो धमकी देती है कि अगर उसे नहीं ढूंढा गया तो सबके सिर कटवा देगी। गार्ड्स पूरी तरह टेरिफाइड हो जाते हैं। इधर सीक्रेट पैसेज में लॉगर डीमन किंग को अंधेरी और सकरी सुरंग से गाइड करता है। रास्ता इतना तंग होता है कि बर्ज डेयास ड्वार्फ के बिल्कुल पीछे फंस जाता है और सामने का नजारा उसे इरिटेट करने लगता है। वो शिकायत करता है कि अब और नहीं देख सकता। लॉगर माफी मांगता है और कहता है कि बस पहुंच ही गए हैं। कुछ देर बाद वो टनल से बाहर निकलते हैं और एक केव में पहुंचते हैं जहां एक ब्रिज दिखाई देता है जो शायद शहर से बाहर निकलने का रास्ता है। लॉगर कहता है कि अब उसका काम खत्म हो गया है और डीमन किंग को आगे अकेले जाना होगा, लेकिन बर्ज डेयास अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है और इसे बेवकूफ़ी कहता है। ड्वार्फ उसे डॉक्ट्रिन की कसम याद दिलाता है। विकेट स्माइल के साथ बर्ज डेयास कहता है कि उसे उस गार्बेज डॉक्ट्रिन से कोई मतलब नहीं। ये सुनकर ड्वार्फ उसकी पागलपन भरी सोच से शॉक्ड रह जाता है। हार मानकर लॉगर बैठ जाता है और पछताता है कि काश उसने प्रिंसेस को ही सौंप दिया होता। डेस्परेट होकर वो खुद को यूजफुल साबित करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो सबसे बेहतरीन ब्लैकस्मिथ है और डीमन किंग के लिए कोई भी वेपन बना सकता है। वो यहाँ तक कसम खाता है कि ड्वार्वन सिटी की जानकारी भी लीक कर देगा, बस उसे जिंदा रहने दिया जाए। फोर्स लॉयल्टी के सामने प्रोटैगनिस्ट मर्सी दिखाने पर सहमत हो जाता है। ड्वार्फ उसे महान डीमन किंग कहकर धन्यवाद देता है, लेकिन अपने मन में लॉगर उसे फूल कहता है और कसम खाता है कि बाहर निकलते ही वो एक स्क्वाड इकट्ठा करके उसे खत्म करेगा। नफरत भरी नजर के साथ वो तय करता है कि डीमन किंग को हमेशा के लिए पछताने पर मजबूर करेगा, लेकिन उसका रिवेंज प्लान वहीं खत्म हो जाता है क्योंकि अगली ही पल वो खुद को एक फूलों से भरे गार्डन में पूरी तरह पेट्रिफाइड पाता है। टावर के चौथे फ्लोर पर ब्लैकस्मिथ शॉक की हालत में खड़ा रहता है, जबकि गॉर्डन अर्नान के पास खड़ा होकर पैनिक कर रहा होता है। डेडिकेटेड सर्वेंट यकीन नहीं कर पाता कि उसका लॉर्ड एक ड्वार्फ और वो भी हीरो को टावर में ले आया, लेकिन बर्ज डेयास उसे चुप रहने को कहता है। गॉर्डन स्क्रीन पर दिख रहे ग्रेनेडा के रिपोर्ट को देने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे इग्नोर कर देता है और कहता है कि बाद में देखेगा। अर्नान ब्लैकस्मिथ के पास जाती है और पूछती है कि क्या वो उसे बचाने आया था, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि सिचुएशन उसकी सोच से बिल्कुल अलग है। लॉगर डीमन किंग से डील के बारे में पूछता है। बर्ज डेयास साफ करता है कि उसने सिर्फ उसे जिंदा छोड़ने का वादा किया था, फ्री करने का नहीं।
वो आगे बताता है कि उसने रास्ते में उसकर भरोसा नहीं किया, इसलिए उसे नॉकआउट करके यहाँ उठा लाया। पूरी तरह ट्रिक होने का एहसास होते ही ड्वार्फ अजीब तरह से हंसने लगता है। उसकी हंसी तेज और मैनिक हो जाती है, ये दिखाते हुए कि वो पूरी तरह पागल हो चुका है। उसकी हिस्टेरिकल लाफ्टर पूरे गार्डन में गूंजती है, जिससे माहौल और भी ज्यादा बिजार हो जाता है। स्मर्क के साथ डीमन किंग पूछता है कि क्या वो उसका नया सबऑर्डिनेट बनकर इतना खुश है। हंसी और आंसुओं के बीच लॉगर जवाब देता है कि वो अपनी इस नई और अनएक्सपेक्टेड पोजीशन से बहुत बहुत खुश है। बर्ज डेयास उसके एटीट्यूड की तारीफ करता है और कहता है कि वो उसे एक मिशन देगा। ड्वार्फ कांपते हुए पूछता है कि किस तरह का काम होगा। यही प्रोटैगनिस्ट अपना ईविल प्लान रिवील करता है और उसे आदेश देता है कि पहले फ्लोर पर जायंट कैनन्स की एक पूरी रो इंस्टॉल करे, ताकि जो भी हीरोज इन्वेट करने की हिम्मत करें सब के सब उड़ जाएं। इस बीच अर्गेस्ट में हीरो ग्रुप के प्रिपरेशन बेस पर एडवेंचरर्स अगला कदम प्लान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ग्रेनाडा कम्युनिकेटर के जरिए रिपोर्ट करता है कि उसने एक अफवाह फैला दी है कि नया डीमन किंग ब्लैक फ्लेम्स इस्तेमाल करता है। इसी वजह से हीरोज अब फायर रेजिस्टेंट आइटम से खुद को इक्विप कर रहे हैं। इसके अलावा एक और र्यूमर ये भी कहता है कि नया डीमन किंग मॉन्स्टर्स इसलिए नहीं भेज रहा क्योंकि वो हीरो ग्रुप से डरता है। इसी कारण अब तक उनका मोराल नहीं टूटा है। प्रोटैगनिस्ट समझाता है कि हीरो ग्रुप को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। बिना बैटल्स के ना तो ग्लोरी मिलेगी ना पैसा। समय के साथ उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और वो स्ट्रांग भी नहीं बन पाएंगे। इतना कहकर बैर्ज उसे मॉनिटरिंग जारी रखने को कहता है। ग्रेनाडा अपने मास्टर की चाल समझ जाता है। एल्फ को एहसास होता है कि मॉन्स्टर्स ना भेजकर डीमन किंग असल में हीरो ग्रुप को कमजोर कर रहा है और वो इंसानी नेचर को बहुत अच्छी तरह समझता है। वो सोचता है कि क्या इससे पहले कभी ऐसा डीमन किंग हुआ है, और हॉल में दाखिल होता है, ये सोचकर खुद को लकी मानते हुए कि वो उसका एनिमी नहीं है। टावर में वापस बेर्ज दयास लॉगर पर एक ही रिस्ट्रिक्शन लगाता है, मैना स्टोन्स का इस्तेमाल नहीं होगा। वो कहता है कि फर्स्ट फ्लोर को वो जैसे चाहे मॉडिफाई कर सकता है। ब्लैकस्मिथ तुरंत कंप्लेन करता है कि बिना मैना स्टोन्स के ट्रैप्स हीरोज पर काम नहीं करते, लेकिन प्रोटैगनिस्ट बस इतना कहता है, फिगर इट आउट। वो समझाता है कि हीरोज को डायमेंशन खुद ब्लेस करता है, इसलिए उनकी एनर्जी डिटेक्शन बहुत तेज होती है। अगर मैना स्टोन्स इस्तेमाल किए गए तो ट्रैप्स एक्टिवेट होने से पहले ही डिटेक्ट हो जाएंगे। प्रोटैगनिस्ट का पेशेंस खत्म हो जाता है और वो धमकी देता है कि अगर लॉगर को लाने में उसने गलती की तो वो किसी और ब्लैकस्मिथ को ढूंढ लेगा। डिस्कार्ड होने के डर से ड्वार्फ बताता है कि एक मैजिक टूल है जो मैना के ट्रेसेस छुपा देता है। वो कहता है कि उसने खुद इसे 3 साल पहले बनाया था और वो उसकी वर्कशॉप में है। डीमन किंग तुरंत सस्पिशियस हो जाता है और पूछता है कि क्या ये उसकी बेस्ट एस्केप प्लान है। बेर्ज दयास कहता है कि वो बस इस बार उस पर भरोसा करेगा। इसके बाद वो ड्वार्फ की गर्दन में एक अजीब सा नेकलेस डाल देता है। लॉगर पूछता है कि ये क्या है। सिनिस्टर स्माइल के साथ डीमन किंग बताता है कि ये एक मैजिक टूल है जो एक सिंपल जेस्चर में हेड को बॉडी से अलग कर सकता है। लॉगर डर से कांप उठता है। इतना ही नहीं, प्रोटैगनिस्ट एक और मैजिक टूल दिखाता है जो फेशियल रिकॉग्निशन डिस्टर्बेंस पैदा करता है। वो वार्न करता है कि अगर नेकलेस उतारा गया तो वो इसे एस्केप अटेम्प्ट मानेगा। ब्लैकस्मिथ पूरी तरह टेरिफाइड हो जाता है। इसके बाद बेर्ज दयास अलग अलग किंगडम्स में सावधानी से ट्रैवल करता है, टावर के लिए जरूरी सप्लाईज और कैनन मटेरियल्स जुटाने के लिए। 1 महीने के दौरान वो सारी जरूरी चीजें खरीदता है और उन्हें सब स्पेस पॉकेट में स्टोर कर लेता है। सब कुछ इकट्ठा करने के बाद वो वुल्फनर ड्वार्फ्स की अंडरग्राउंड सिटी लौट आता है। इधर ड्वार्वन सिटी में किडनैपर की तलाश का केओस अब भी जारी रहता है। प्रिंसेस लुईस पूरी तरह फ्यूरियस है क्योंकि 1.5 महीना बीत चुका है और उसके आदमी अब तक ब्लैकस्मिथ को ढूंढ नहीं पाए। वो उन्हें इनकॉम्पिटेंट कहती है। एक गार्ड समझाता है कि ब्लैकस्मिथ्स ने बहुत सारे टनल्स खोदे हैं और उन्हें एक एक करके चेक किया जा रहा है, लेकिन चांसेस है कि कल्प्रिट पहले ही भाग चुका हो। डोरवन प्रिंसेस चिल्लाती है कि अगर वो अब भी शहर में होता तो किडनैपर नहीं बल्कि इडियट होता। वो उन्हें ठीक 2 हफ्ते का टाइम देती है और वॉर्न करती है कि अगर तब तक कल्प्रिट नहीं मिला तो सब अपनी जान से चुकाएंगे। लुईस आदेश देती है कि सारे ब्लैकस्मिथ टनल सील कर दिए जाएं। गार्ड्स तुरंत ओबे करने दौड़ पड़ते हैं। गुस्से में प्रिंसेस ट्रेनिंग डमीज पर हमला करके अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती है। फिर वो उस वेपन की तरफ घूरती है जिसे लॉगर उसके लिए बना रहा था। वो सोचती है कि वही उसकी स्वॉर्ड होनी चाहिए। इनसेन लुक के साथ वो लॉगर से कहती है कि वो जिंदा रहे, क्योंकि जब तक उसकी वेपन पूरी नहीं होती तब तक वो मर नहीं सकता। उसी पल एक पिलर के पीछे छुपा हुआ ब्लैकस्मिथ दूर से प्रिंसेस को देख रहा होता है। लुईस अचानक क्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ पीछे मुड़ती है, जैसे उसे किसी की प्रेजेंस महसूस हुई हो। एक नोटिफिकेशन कंफर्म करता है कि फेशियल रिकॉग्निशन इंटरफेरेंस मास्क ठीक से काम कर रहा है।
फिर भी लुईस समझ जाती है कि सीक्रेट टनल की लोकेशन सिर्फ ब्लैकस्मिथ को ही पता हो सकती है। वो छुपे हुए ड्वार्फ को घूरते हुए उसका नाम लेकर पुकारती है और पूछती है कि क्या वो सच में लॉगर है। मास्क परफेक्टली काम कर रहा होने के बावजूद पहचान लिए जाने पर ब्लैकस्मिथ पूरी तरह शॉक में चला जाता है। प्रिंसेस आर्म्स क्रॉस करके हंसने लगती है और पूछती है कि वो इतने आराम से कैसे घूम रहा है। साइकोपैथिक लुक के साथ वो आरोप लगाती है कि वो बस इसलिए छुपा था ताकि उसकी वेपन ना बनानी पड़े। लॉगर डिनाई करता है और कहता है कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। लुइस एक शब्द भी नहीं मानती और कहती है कि उसने उसे ह्यूमिलिएट करने की हिम्मत की है। उसी पल से वो उसका स्लेव है जो पूरी जिंदगी उसके लिए वेपन्स बनाएगा। वो उसे भागने की सजा देने के लिए गॉन्टलेट में एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करती है, जबकि ड्वार्फ मर्सी के लिए गिड़गिड़ाता है। जैसे ही वो हमला करने वाली होती है, एक पर्पल एनर्जी ब्लास्ट उसे सीधे हिट करता है। इम्पैक्ट से वो पीछे जा गिरती है और गुस्से में चिल्लाती है, कौन है? तभी बर्जे डयास इंपोजिंग प्रेजेंस के साथ सामने आता है। वो लॉगर को आदेश देता है कि जिस इक्विपमेंट का जिक्र किया था वो ले आए। ब्लैकस्मिथ तुरंत उबे करता है। लुइस पूछती है कि वो क्या कर रहा है और उस घटिया ड्वार्फ की मदद क्यों कर रहा है। बर्जे डियास जवाब देता है कि वो उस ब्लैकस्मिथ का मास्टर है जिसे वो ऑप्रेस कर रही है। प्रिंसेस इसे एब्सर्ड कहती है और चिल्लाती है कि लॉगर उसका स्लेव है, फिर डीमन किंग पे टूट पड़ती है। वो एक के बाद एक पावरफुल पंचेस मारती है जिन्हें प्रोटैगनिस्ट डिफेंड करता है। फोकस्ड लुक के साथ वो फाइट के लिए तैयार हो जाता है और उसके फिस्ट को डिमोनिक एनर्जी से ब्लॉक कर लेता है। लड़की चौंक जाती है कि उसने उसका अटैक इतनी आसानी से रोक लिया। वहीं डीमन किंग भी उसकी एब्सर्ड स्ट्रेंथ से हैरान हो जाता है। लुइस एक जबरदस्त ब्लो मारती है जो उसे उड़ा देता है और चिल्लाती है कि अब लॉगर की बारी है। लेकिन बर्जे डियास पल भर में रिकवर होकर प्रिंसेस के पीछे प्रकट होता है और उसे इमोबिलाइज कर देता है। फाइट जारी रहती है जहां वो उसे कसकर पकड़े रहता है और वो छूटने की कोशिश करती है। यह है लुइस वर्फ्ट, ड्वार्वन किंगडम की सेकंड प्रिंसेस। हीरोइन न होते हुए भी वो बेहद स्ट्रांग है। प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि रिग्रेशन से पहले भी वो सबसे ताकतवरों में से एक थी और फ्यूचर में और भी पावरफुल होने वाली थी। वो सोचता है कि चाहे तो अभी उसे खत्म कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे पूरी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जो फिलहाल उसके पास नहीं है। ऊपर से फुल पावर इस्तेमाल करने से गार्ड्स आ जाएंगे और उसकी डीमन किंग आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। इधर लॉगर एक जाइंट मशीन पर डेस्परेटली काम कर रहा होता है, उसे जितनी जल्दी हो सके डिसअसेंबल करने की कोशिश में। डीमन किंग अचानक आकर उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि इक्विपमेंट तैयार है या नहीं। ड्वार्फ जवाब देता है कि वो प्रोसेस के बीच में है। मशीन का नाम है मानास फैंटम, लॉगर का इन्वेंशन जो माना ट्रेसेस छुपाने के काम आता है। बर्जे डियास पेशेंस खो देता है और धमकी देता है कि 1 मिनट में काम पूरा नहीं हुआ तो उसकी जिंदगी खत्म। ब्लैकस्मिथ पैनिक में आ जाता है और जल्दी करने का वादा करता है। ड्वार्वन प्रिंसेस बिना रुके हमला करती रहती है। प्रोटैगनिस्ट लॉगर को चिल्लाकर कहता है कि अगर सिचुएशन टाइट हुई तो वो उसे वहीं छोड़ देगा। लॉगर जवाब देता है कि बस ऑलमोस्ट डन है। बर्जे सोचता है कि बिना अपनी ट्रू पावर और मैजिक एनर्जी के वो कितनी देर टिक पाएगा। गारंटी नहीं है, लेकिन उसके पास ट्राई करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। लुइस एक डेवस्टेटिंग अटैक के साथ आगे बढ़ती है जिससे जबरदस्त एनर्जी एक्सप्लोजन होता है। वो चिल्लाती है कि उसे नहीं पता वो कहां से आया है, लेकिन वो यहां से जिंदा नहीं जाएगा। साथ ही धमकी देती है कि वो लॉगर की दोनों टांगें तोड़ देगी ताकि वो फिर कभी भाग न सके। मॉकिंग स्माइल के साथ प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसके बोलने का तरीका डीमन किंग जैसा है। वो उसे गिव अप करने को कहता है कि वो ब्लैकस्मिथ और इक्विपमेंट लेकर जा रहा है। उसी पल जाइंट मशीन जोरदार गियर्स की आवाज के साथ डिसअसेंबल होने लगती है। लॉगर चिल्लाता है कि काम पूरा हो गया है। इक्विपमेंट तेजी से चमक उठता है। लुइस पूरी तरह फ्यूरियस हो जाती है। वो चिल्लाती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि लॉगर सिर्फ ये लेने वापस आया और पूछती है कि क्या वो उसे इतना इजी समझता है। प्रिंसेस की डिस्ट्रैक्शन देखते ही प्रोटैगनिस्ट को परफेक्ट ओपनिंग मिल जाती है। बिना समय गंवाए वो उसे एक पावरफुल किक मारता है जो उसे उड़ा देता है। इम्पैक्ट इतना जोरदार होता है कि वर्कशॉप के फ्लोर में छोटा सा क्रेटर बन जाता है। बर्जे डियास सब स्पेस पॉकेट एक्टिवेट करके मशीन को स्टोर करता है और लॉगर को हटने के लिए चिल्लाता है। ड्वार्वन प्रिंसेस कहती है कि ऐसा अटैक कुछ भी नहीं है, लेकिन सब स्पेस एनर्जी उसे सीधे हिट करती है। डस्ट सेटल होने पर वो खुद को वर्कशॉप में अकेला पाती है। इक्विपमेंट और इंट्रूडर्स गायब होते हैं। गार्ड्स आखिरकार पहुंचते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। फ्यूरियस लुइस उन्हें स्लो पोक्स कहती है और ताना मारती है कि क्या वो तभी आएंगे जब वो मर चुकी होगी। वो आदेश देती है कि इंट्रूडर्स का टनल के जरिए पीछा किया जाए, लेकिन तभी जोरदार आग का एक्सप्लोजन होता है जो पैसेज को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। प्रिंसेस समझ जाती है कि टनल बंद हो चुका है। वो सोचती है कि क्या लॉगर को उसकी वेपन बनाना इतना नफरत भरा लगता था, लेकिन उदास होने के बजाय वो सिनिस्टर स्माइल करती है और पूरे सिचुएशन को इंटरेस्टिंग बताती है। नफरत भरी आंखों से वो कसम खाती है कि वो खुद ब्लैकस्मिथ को ढूंढेगी, चाहे उसे पूरा कॉन्टिनेंट ही क्यों न छानना पड़े। वो जोर से लॉगर का नाम चिल्लाती है, एक भयानक रिवेंज का वादा करते हुए।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बर्ज डीएस के टावर के फर्स्ट फ्लोर पर, जहां वो विशाल मशीन इंस्टॉल की जा चुकी होती है। डिवाइस का साइज देखकर गॉर्डन और अरनान के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट उन्हें समझाता है कि ये एक मैना डिवाइस है जिसे हीरोज को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सिचुएशन को देखते हुए लॉजर बताता है कि मैनास फैंटम की इंस्टॉलेशन पूरी हो चुकी है। डीमन किंग उसे तुरंत इक्विपमेंट एक्टिवेट करने का आदेश देता है और वॉर्न करता है कि इसे हासिल करने में जितनी मेहनत लगी है उसके बाद ये सच में वर्थ इट होना चाहिए। नर्वस होते हुए ब्लैकस्मिथ हाँ में सिर हिलाता है और ऑटोमेटिक एक्टिवेशन शुरू कर देता है। मशीन चालू होते ही उसके अंदर एक विशाल नीली एनर्जी बनने लगती है। अगले ही पल डिवाइस इतनी तेज रोशनी छोड़ती है कि ग्रेट हॉल में मौजूद हर कोई अंधा सा हो जाता है। हवा में दो नोटिफिकेशंस दिखाई देते हैं। पहला बताता है कि टावर ने मैनास फैंटम को डिटेक्ट कर लिया है। दूसरा पूछता है कि क्या वो मशीन को सिंक्रोनाइज करने के लिए 10,000 पॉइंट्स खर्च करना चाहता है। ग्रेट डीमन किंग पूरी तरह चौंक जाता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि टावर में ऐसी कोई फंक्शन मौजूद है। न्यू पॉसिबिलिटी को लेकर क्यूरियस होकर प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि जानने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो सिंक्रोनाइजेशन का आदेश देता है और अपने पॉइंट्स का एक हिस्सा खर्च कर देता है। कुछ ही पलों बाद सिस्टम नोटिफाई करता है कि मैनास फैंटम अब डीमन किंग बर्ज डीएस को अपना मास्टर मानता है और उसका पावर सोर्स पूरी तरह मैना से मैजिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। प्रोटैगनिस्ट लॉजर को बुलाता है। ब्लैकस्मिथ तुरंत सफाई देता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि मशीन टावर के साथ मर्ज हो जाएगी या उसका पावर सोर्स बदल जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस डिस्कवरी से बेहद थ्रिल्ड होता है, जैसे उसे सदी की सबसे बड़ी खोज मिल गई हो। नई फंक्शन को टेस्ट करने के लिए बर्ज डीएस क्राउन प्रिंसेस की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है कि वो कोई भी स्पेल यूज करे। परमिशन मिलते ही एरनान बेहद एक्साइटेड हो जाती है और एलिमेंटल मैजिक का एक विशाल वोटेक्स अनलीश कर देती है। गॉर्डन घबरा जाता है, अपनी परफेक्टली ऑर्गेनाइज टावर को पूरी तरह बर्बाद होता देखकर। एंट्रेंस के बाहर खड़ा डीमन किंग इस कियोस को ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि अगर इतनी मैना टावर के अंदर रिलीज हुई है तो नॉर्मली उसकी एनर्जी फोर्ट्रेस के बाहर तक डिटेक्ट हो जानी चाहिए थी। लेकिन जब वो अपनी ड्वेलिंग की तरफ देखता है तो उसे सिर्फ एक बेहद तेज ब्लाइंडिंग व्हाइट लाइट दिखाई देती है। वो ना तो अंदर देख पा रहा है और ना ही किसी तरह की एनर्जी फील कर पा रहा है। वो पूरी तरह शॉक रह जाता है और समझ जाता है कि टावर के साथ सिंक्रोनाइज्ड मैनास फैंटम कितनी खतरनाक पावर रखता है। इसके बाद डीमन किंग सोचता है कि अगर वो इस स्टेट में टावर को मैनिपुलेट करे तो क्या होगा। वो अपनी डेमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करके टेस्ट करता है। उसकी आंखों के सामने विशाल टावर बर्फ से ढके लैंडस्केप में पूरी तरह गायब हो जाती है। प्रोटैगनिस्ट अपनी उस हाथ को देखता है जिसमें अब भी डार्क एनर्जी बह रही होती है और यकीन नहीं कर पाता कि उसने अभी अभी क्या किया। एक सिंपल जेस्चर के साथ वो उसी जगह टावर को दोबारा प्रकट कर देता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब उसे समझ आ जाता है कि वो जब चाहे अपनी फोर्ट्रेस को हाइड कर सकता है, लेकिन वो ये भी रियलाइज करता है कि ये नई एबिलिटी एब्सर्ड अमाउंट में मैजिक पॉइंट्स कंज्यूम करती है। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराता है और सोचता है कि भले ही अभी इसे इस्तेमाल करना मुश्किल है, लेकिन फ्यूचर में ये एबिलिटी बेहद यूजफुल साबित होगी। पूरी तरह यूफोरिक होकर लॉगर अपने लॉर्ड से विनती करता है कि उसे टावर में डिवाइस एग्जामिन करने दे, भले ही थोड़ी देर के लिए। वो कहता है कि हिस्ट्री में ऐसा कुछ कभी देखा ही नहीं गया और ये हिस्टोरिक डिस्कवरी वही स्टडी करना चाहता है। डीमन किंग को ड्वार्फ उस डीमन जैसा लगता है जो लड़ाई के लिए भूखा हो। आखिरकार बर्जे डेयास एक डील करता है। अगर ब्लैकस्मिथ फर्स्ट फ्लोर पर अपने ट्रैप से हीरोज को एलिमिनेट कर दे तो वो जो चाहे कर सकता है। लॉगर पूरे एक्साइटमेंट के साथ कसम खाता है कि वो सभी हीरोज को गिला देगा। ड्वार्फ के सेलिब्रेट करने के दौरान बर्जे डेयास एरनान की तरफ मुड़ता है और उसे प्रपोजल देता है कि जो हीरोज फोर्थ फ्लोर तक पहुंचे उनसे वही डील करे। ये सुनकर एरनान पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। वो सवाल करती है कि हीरोज से लड़ना कैसा आइडिया है, याद दिलाते हुए कि वो एक प्रिंसेस है। प्रोटैगनिस्ट पलटकर कहता है कि वो सिर्फ प्रिंसेस नहीं बल्कि एक जीनियस स्पिरिट मेज भी है और पैलेस वापस नहीं जाना चाहती। प्रिटेंड करते हुए कि वो दोबारा सोच रहा है, डीमन किंग कहता है कि शायद ये ज्यादा मांग है, एक शेल्टर्ड प्रिंसेस से जो दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती अपने ही लोगों से बिट्रेयल करवाना। टॉन्ट को इग्नोर करते हुए एरनान सोचना शुरू कर देती है कि वो कैसे फाइट करेगी। यहां तक कि स्टोन्स इस्तेमाल करने का आइडिया भी सोच लेती है। बर्जे डेयास ये देखकर शॉक्ड रह जाता है कि वो अपने लोगों को बिट्रे करने को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर रही है। वो समझाता है कि उसे बस हीरोज को नीचे फेंकना है और उन्हें उसे एनिमी समझने पर मजबूर करना है। अगर सब सही रहा तो वो एक और रिवॉर्ड देने का वादा करता है। प्रिंसेस अग्री कर लेती है लेकिन एक कंडीशन रखती है, उसे प्रिंसेस के रूप में नहीं बल्कि उसके सबॉर्डिनेट के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाए। स्ट्रेंज रिक्वेस्ट से कंफ्यूज होने के बावजूद ग्रेट डीमन किंग अग्री कर जाता है। एरनान साफ तौर पर एक्साइटेड दिखती है। कॉन्फिडेंस से भरी हुई वो सोचने लगती है कि कैसे फाइट करे, यहां तक कि अपने चार्म्स यूज करने का भी सजेशन देती है। लेकिन बर्जे डेयास उसे काटते हुए कहता है कि बस उसके ऑर्डर्स फॉलो करे। अपने थ्रोन पर लौटकर गॉर्डन के साथ बैठे बर्जे डेयास सोचता है कि प्रिपरेशंस अब लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्लान काफी सिंपल है।
फर्स्ट फ्लोर पर मैना कैनन से हीरोज की संख्या कम करना और फिर फोर्थ फ्लोर पर प्रिंसेस को बेट की तरह इस्तेमाल करके बाकी को खत्म करना। फिर भी वो जानता है कि ये काफी नहीं है। इस रेट पर उसका प्लान 200 से ज्यादा आने वाले हीरोज में से आधे को भी एलिमिनेट नहीं कर पाएगा। सिचुएशन को देखते हुए प्रोटैगनिस्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि आखिरकार उसे खुद स्ट्रांगर बनना होगा। वो और स्पिरिट हर्ब्स ढूंढने का फैसला करता है जो उसकी मैजिक एनर्जी से कंटैमिनेट होने पर डीमंस के लिए बेहद इफेक्टिव साबित होते हैं। वो प्रिंसेस को बाहर चलने के लिए बुलाता है और एरनान खुशी खुशी फिर से टावर छोड़ने का मौका सेलिब्रेट करती है। दोनों बर्फ से ढकी सफेद जमीन पर चलते हैं जबकि एरनान के स्पिरिट्स हर्ब्स ढूंढते रहते हैं, लेकिन आसपास कुछ नहीं मिलता। डीमन किंग कंप्लेन करता है कि ये तीसरी बार है जब वो बाहर निकले हैं और पिछली बार बस किस्मत अच्छी थी। वो स्पिरिट्स को यूजलेस कह देता है जिससे एरनान कमरी कंफ्यूज हो जाती है। अचानक दोनों के सामने एक विशाल मॉन्स्ट्रस हाथ प्रकट होता है, उनकी सर्च को इंटरप्ट करते हुए। इसके बाद एक बेहद बड़ा क्रीचर सामने आता है, व्हाइट फर और ब्लू स्किन वाला ओर्क, जिसकी प्रेजेंस ही इंटिमिडेटिंग होती है। बर्जे डेयास कम्बैट के लिए तैयार हो जाता है, क्रीचर को पेउल ओर्क पहचानते हुए। वो उस अनोइंग रेस से लड़ते लड़ते पहले ही थक चुका है। लेकिन सबकी हैरानी के लिए मॉन्स्टर जोरदार आवाज के साथ बर्फ में घुटनों के बल गिर जाता है। वो खुद को क्रोटू, ब्लू फ्रॉस्ट ट्राइब का चीफ बताता है और डीमन किंग से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी ट्राइब को अपना किन स्वीकार करे। उसी पल कई और ऑक्स कहीं से प्रकट होते हैं और सबमिशन के जेस्चर में घुटने टेक देते हैं, अपने चीफ की रिक्वेस्ट दोहराते हुए। अकेडमी की टॉप स्टूडेंट पूरी तरह कंफ्यूज रह जाती है और सोचती है कि आखिर ये लोग उसके सर्वेंट्स क्यों बनना चाहते हैं। क्रुतु समझाता है कि उनके एंसेस्टर्स डीमंस थे जिन्होंने डीमन रेल्म से बिट्रेयल किया था। उसी पाप के कारण वो डीमन किंग की सेवा करने का ऑनर चाहते हैं। बर्जे उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि वो प्रिटी वर्ड्स बचाए। वो समझता है कि असल में वो स्ट्रॉन्गर बनने के लिए किन बनना चाहते हैं, क्योंकि मैजिक एनर्जी उनके लिए स्पिरिट हर्ब्स से बेहतर है। ट्राइब चीफ मान लेता है कि डीमन किंग ने उसकी योजना समझ ली है और ऑक्स को एक आइटम लाने का आदेश देता है। एक ऑक एक चेस्ट लेकर आता है और खोलता है। अंदर 3 रेयर और चमकते हुए स्पिरिट हर्ब्स होते हैं, उनकी लॉयल्टी का ऑफरिंग। हर्ब्स मिलते ही प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि उन्हें पहले कुछ क्यों नहीं मिला। वो कमेंट करता है कि फेरल होने के बावजूद क्रुतु काफी क्लेवर है। चीफ बताता है कि वहां सरवाइव करने के लिए उसकी ट्राइब ब्रूट फोर्स से ज्यादा विजडम को वैल्यू देती है। डीमन किंग पूछता है कि क्या इसी वजह से वो उसे ढूंढते हुए आए थे। क्रुतु शर्म से सिर झुका लेता है उसकी बात का जवाब देते हुए। ग्रेट डीमन किंग मुस्कुराता है और विजडम ओवर स्ट्रेंथ के आइडिया पर सोचता है। उसे ऑक का एटीट्यूड पसंद आता है और वो क्रुतु को अपना किन एक्सेप्ट कर लेता है, पावरफुल मैजिक एनर्जी रिलीज करते हुए। लेकिन वो एक कंडीशन रखता है, वो सिर्फ क्रुतु को एक्सेप्ट करेगा। ट्राइब चीफ पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। प्रोटैगनिस्ट उसे स्नो फील्ड्स में घूमते हुए अपनी ट्राइब ग्रो करने का आदेश देता है और उस पर एक मैजिक सील लगाता है। वो कहता है कि अपने ऑर्डर्स का इंतजार करे और फ्यूचर में बड़े रिवॉर्ड्स का वादा करता है। क्रुतु अंडरगोज अ ट्रांसफॉर्मेशन और ऑफिशियली डीमन किंग का किन बन जाता है। अपने नए मास्टर के सामने क्रुतु थैंक्स देता है और टोटल लॉयल्टी डेडिकेट करने की कसम खाता है। ट्राइब के बाकी सारे ऑक्स भी रिस्पेक्ट और डिवोशन में झुक जाते हैं। इसके साथ ही अर्गिस्ट माउंटेन्स में बर्जे की टावर की फोर्सेस शेप लेने लगती हैं। बाहर टेरिटरी की रक्षा के लिए अब उसके पास प्यूलॉक लीजन है। फर्स्ट फ्लोर पर लॉगर और उसकी 60 मैना कैनन्स हीरोज के स्वागत के लिए तैयार हैं। फोर्थ फ्लोर पर एरनान हिल्डरन और उसके एलिमेंटल स्पिरिट्स लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनकर इंतजार कर रहे हैं। अपने थ्रोन पर बैठा डीमन किंग होलोग्राफिक बोर्ड पर अपने सारे पीसेस देखता है और कंक्लूड करता है कि अब सब कुछ अपनी सही जगह पर है। प्योर डिटर्मिनेशन की नज़र के साथ वो हीरोज को चैलेंज करता है कि आएं, ताकि वो अपनी पास्ट लाइफ की ह्यूमिलिएशन का बदला चुका सके। सीन फिर अर्गिस्ट माउंटेन्स के एक विशाल बर्फ से ढके जंगल में शिफ्ट होता है। वहां हीलन कारगिल के नेतृत्व में हीरो ग्रुप आखिरकार अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है। हीरो कमेंट करता है कि वो ग्रेनाडा के साथ यहां तक पहुंचने में कामयाब रहे। एडवेंचरर्स का ग्रुप आइस माउंटेन्स की विशालता का सामना करता है, वही जगह जहां उनकी फाइनल बैटल होने वाली है। वहां से वे हीरोज की जर्नी की प्रिपरेशन बेस पर पहुंचते हैं। ये एक फोर्ट्रेस सिटी है जिसे एडवेंचरर्स को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। शहर के अंदर मिशन पर आए हीरोज के सम्मान में एक ग्रैंड बैंक्वेट आयोजित किया जाता है। एक लॉर्ड उनके आने के लिए धन्यवाद देता है और हीरो शालीनता से जवाब देते हुए शानदार बैंक्वेट के लिए आभार व्यक्त करता है। इसके बाद लॉर्ड हिलन से कहता है कि वो सभी का मोराल बढ़ाने के लिए कुछ शब्द बोले। थोड़ी हिचकिचाहट के बावजूद हीरो सहमति दे देता है। एक्साइटमेंट में लॉर्ड जोर से अनाउंस करता है कि महान हीरो हिलन कुछ कहना चाहते हैं। हॉल में मौजूद सभी लोगों का ध्यान मेन टेबल की ओर चला जाता है, जहां एक्सपीडिशन लीडर्स बैठे होते हैं।
हिलन हल्का सा खकार कर अपनी स्पीच शुरू करने की तैयारी करता है। वो सभी फेलो हीरोज, नोबल्स, नाइट्स, मेजेस, मर्सनरीज और मर्चेंट्स को संबोधित करते हुए कहता है कि उनकी लंबी एक्सपीडिशन अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। हिलन आगे कहता है कि शायद डीमन किंग भी डरा हुआ है, क्योंकि उसने उन्हें रोकने के लिए एक भी मॉन्स्टर नहीं भेजा। लेकिन वो ये भी चेतावनी देता है कि उन्हें गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हर संभव प्रिपरेशन की है। इसके साथ वो अपना ग्लास उठाता है और जोश के साथ ऐलान करता है कि कल वो महान दिन होगा जब वे उस मूर्ख डीमन किंग का सिर काटेंगे जिसने हिल्डरैन की क्राउन प्रिंसेस एरना का अपहरण करने की हिम्मत की। वो जोर से कहता है कि वे एक बार फिर याद करें कि वे कौन हैं और इस दुनिया के असली मास्टर्स कौन हैं। हॉल में मौजूद हर कोई जस्टिस के नाम पर टोस्ट के लिए अपने ग्लासेस उठाता है और हीरो सभी को खाने पीने और सेलिब्रेशन का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करता है। ग्रेनाडा भीड़ को ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि जैसा डीमन किंग ने अनुमान लगाया था, एक्सपीडिशन का साइज ना तो बड़ा है और ना ही घटा है। वो समझता है कि यहाँ तक पहुँचने में हिलन की करिश्मा का बड़ा हाथ है। हीरो ने गिल्ड से फंडिंग सिक्योर की और पूरे रास्ते मर्सनरीज को कंट्रोल में रखा। लेकिन एल्फ को याद आता है कि पिछली बार उसने जो टावर देखी थी वो खाली थी। वो सोचता है कि क्या वो आसानी से कॉन्कर नहीं हो जाएगी और क्या उसे अभी हीरोज को बिट्रे नहीं कर देना चाहिए। कुछ ही देर बाद वो घबरा जाता है और खुद को डांटता है, क्योंकि अगर सब्जुगेशन सफल हो गई तो वो कर्ज से मुक्त हो जाएगा, जो कि असल में बहुत अच्छी बात है। खुद को संभालते हुए ग्रेनाडा बैल्कनी पर बाहर ताज़ी हवा लेने जाता है और अपने मास्टर को रिपोर्ट भेजने का फैसला करता है। वो बताता है कि वे होल्टन वर्क पहुंच चुके हैं और थोड़े रेस्ट के बाद कल पहाड़ चढ़ेंगे। लेकिन बेरजे डियास उसे आदेश देता है कि अब उससे कांटेक्ट ना करे और उसे वार्निंग देता है। प्रोटैगनिस्ट उसे पहाड़ चढ़ते समय बर्फ से सावधान रहने और रात में गार्ड डाउन ना करने की चेतावनी देता है। अंत में वो एक आखिरी वार्निंग देता है, कभी भी टावर का दरवाजा खुलते समय उसके पास खड़ा ना होना। ये क्रिप्टिक मैसेज सुनकर ग्रेनाडा पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसी पल हिलन वहां आ जाता है और पूछता है कि वो अकेले यहाँ क्या कर रहा है। एल्फ चौंक जाता है और बहाना बनाता है कि वो बस थोड़ी हवा ले रहा था। हीरो उसे फ्रूट वाइन का ग्लास ऑफर करता है, ये कहते हुए कि एल्फ्स को ये ड्रिंक पसंद होती है। ग्रेनाडा धन्यवाद देते हुए इसे स्वीकार कर लेता है। हिलन कहता है कि वो चिंतित लग रहा है। ग्रेनाडा पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वे डीमन किंग को सब्जुगेट करने में सफल होंगे। एल्फ की हैरानी के लिए हिलन मान लेता है कि उसे खुद भी नहीं पता। ये सुनकर ग्रेनाडा पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। हीरो समझाता है कि भले ही लोग उस पर भरोसा करते हों और उसे फॉलो करते हों, लेकिन डीमन किंग की टावर को सब्जुगेट करना हमेशा हेल रहा है और कभी आसान नहीं होता। नोबल एल्फ उससे मिशन की डिफिकल्टी के बारे में पूछता है, ये याद दिलाते हुए कि हिलन पहले ही डीमन किंग ऑफ लस्ट को हरा चुका है और एक रुकी डीमन किंग ज्यादा बड़ा थ्रेट नहीं होना चाहिए। ग्रेनाडा फिर याद करता है कि कोई नहीं जानता कि वो जीत कैसे हासिल हुई थी और हिलन से रिक्वेस्ट करता है कि वो स्टोरी सुनाए ताकि सब इंस्पायर हों। हिलन कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, मानो अपने नए कंपेनियन के सवाल पर सोच रहा हो। एक हम्बल स्माइल के साथ वो जवाब देता है कि ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि उसके साथ ब्रेव कॉमरेड्स थे जो हमेशा फ्रंट लाइन्स पर लड़े, जैसे ग्रेनाडा खुद। हीरो से कॉन्फिडेंस से भर देता है, कहता है कि वो लीड करेगा और अगर वे मिलकर लड़े तो विक्ट्री तय है। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ स्पाई प्लान को फॉलो करने और उसके साथ लड़ने के लिए अग्री कर जाता है। इसके बाद दोनों बैंक्वेट हॉल में वापस लौटते हैं, आने वाली बैटल के लिए तैयार। लेकिन ग्रेनाडा ये नोटिस नहीं करता कि उस हीरोइक स्माइल के पीछे हिलन की आंखों में एक डार्क लुक छिपा हुआ है। हीरो अपने मन में सोचता है कि इस बार उसने ब्रेव कॉमरेड्स पाए हैं और वो एल्फ ग्रेनाडा पर भरोसा कर रहा है। अगली सुबह फोर्ट्रेस सिटी सेलिब्रेशन में डूबी होती है जब हीरो ग्रुप अपनी जर्नी शुरू करता है। भीड़ चीयर्स और गुड लक की आवाज़ों के साथ एडवेंचरर्स को विदा करती है। हीलन कारगिल और बाकी लॉर्ड्स की लंबी उम्र की कामना करती है। इसके साथ हीरोज की विशाल आर्मी एरगेस्ट माउंटेन रेंज की एक कैनियन से होते हुए अपने फाइनल डेस्टिनेशन की ओर मार्च करती है। रास्ते में कुछ हीरोज कहते हैं कि वे चिंतित थे, लेकिन जगह कुछ खास नहीं लगती, कम बर्फ और सनी वेदर। कुछ तो मजाक करते हैं कि डिजास्टर क्लास मॉन्स्टर्स शायद हाइबरनेट कर रहे हैं या हीलन की मौजूदगी से डर गए हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि एक छोटी सी पर्पल एनर्जी पहले से ही एक हीरो के सिर के ऊपर मंडरा रही है, ये दिखाते हुए कि डेंजर उनकी सोच से कहीं ज्यादा पास है। अचानक एक पर्पल गू एक एडवेंचरर के सिर पर गिरता है और वो सोचता है कि ये क्या है। एक पल में कैनियन की दीवारों से गूल्स की एक पूरी आर्मी निकल आती है और हीरो ग्रुप को चारों ओर से घेर लेती है। हीलन चिल्लाता है कि वे आखिरकार आ ही गए हैं और सभी फोर्सेस को कॉम्बैट के लिए तैयार होने का आदेश देता है। वो उन्हें पैनिक न करने और अपने कॉमरेड्स की रक्षा करने को कहता है, ये समझाते हुए कि कैनियन लंबी नहीं है और नाइट्स को मेजर्स को कवर करना चाहिए ताकि वे आगे बढ़ सकें। तभी एक हीरो अलर्ट करता है कि आगे एक आइस जायंट दिखाई दिया है। हीलन तुरंत सभी को रिट्रीट करने का आदेश देता है। वो विशाल स्केलेटल क्रिएचर पूरे पैसेज को ब्लॉक कर देता है अपनी ओवरवेलमिंग प्रेजेंस के साथ। सिचुएशन को देखते हुए हीलन सभी को कैनियन से निकलने का आदेश देता है, जबकि वो और लॉर्ड वॉटन आइस जायंट को संभालने का फैसला करते हैं। हीरो अकेले मॉन्स्टर की ओर चार्ज करता है, कॉम्बैट के लिए तैयार। आइस जायंट अपनी चमकती लाल आंखों से उसे घूरता है, अटैक के लिए तैयार।
कॉन्फिडेंस भरी मुस्कान के साथ हीलन कहता है कि एक आइस जायंट डीमन किंग ऑफ लस्ट से ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकता। वो क्रिएचर की ओर दौड़ता है और उसकी पावरफुल अटैक को इनक्रेडिबल एजिलिटी के साथ डॉज कर लेता है। हीरो छलांग लगाता है और काउंटर अटैक की तैयारी करता है। जाइंट उसे पंच से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन हिलन एक बार फिर मास्टरफुली बच निकलता है। वो कूदकर स्केलेटल क्रीचर पर एक प्रिसाइज ब्लो करता है। हीरो अनबिलीवेबल स्पीड से मूव करता है, कॉम्बैट में अपनी पूरी स्किल और पावर दिखाते हुए। फोकस नजर के साथ हिलन फाइनल अटैक के लिए परफेक्ट ओपनिंग ढूंढ लेता है। वो अपनी सारी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करता है और एक मैसिव ब्लो देता है, जो आइस जायंट को 2 हिस्सों में काट देता है। हीरो जोर से चिल्लाता है कि सभी लोग जितनी जल्दी हो सके भाग जाएं। हिलन द्वारा बनाए गए मौके का फायदा उठाकर हीरोज का ग्रुप डेस्परेटली कैनियन से बाहर भागता है। आइस जायंट उस प्रिसाइज ब्लो के बाद एनर्जी के एक्सप्लोजन में फट जाता है। एक्सप्लोजन इतना पावरफुल होता है कि उसके इंपैक्ट से हीरोज कैनियन के बाहर जा गिरते हैं। बर्फ पर गिरे हुए और एग्जॉस्टेड सर्वाइवर सरप्राइज अटैक से उभरने की कोशिश करते हैं। कुछ कंप्लेन करते हैं कि ये जगह पागलपन है और इंसानों के रहने लायक नहीं। वहीं कुछ कहते हैं कि हिलन की वजह से कैजुअलिटीज कम रहीं। इसके बाद वे स्पेकुलेट करने लगते हैं कि शायद हीरो ने डीमन किंग ऑफ लस्ट की पावर एब्जॉर्ब कर ली है और अब उसी लेवल पर पहुंच गया है। ग्रेनाडा ये सब ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि अगर ये सच में हिलन है तो शायद वो उस डीमन किंग को हरा सकता है। हीरो खड़ा होता है, मिशन जारी रखने और अपने साथियों को विक्ट्री तक ले जाने के लिए पूरी तरह डिटर्मिन्ड। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। पास के पहाड़ की चोटी पर प्यूल ऑक्स की एक आर्मी दिखाई देती है। हिलन क्रीचर्स को पहचान लेता है और उनसे आती डिमोनिक एनर्जी महसूस करता है, ये कंफर्म करते हुए कि वे डीमन किंग के सर्वेंट्स हैं। ट्राइब चीफ एक सिनिस्टर स्माइल के साथ मूर्ख हीरोज का एडजस्ट में स्वागत करता है। ग्रेनाडा कॉम्बैट के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि वो उस ट्रैश को अभी निपटा देगा। लेकिन हिलन उसे रुकने को कहता है क्योंकि उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उसी पल ग्रेनाडा को अपने मास्टर की वार्निंग याद आती है, बर्फ से सावधान रहना। एल्फ आखिरकार समझ जाता है कि डीमन किंग का मतलब क्या था और उस भयानक रियलाइजेशन से पैनिक कर जाता है। प्योर हेट्रेड की नज़र के साथ ऑक चीफ और डीमन किंग एक साथ कसम खाते हैं कि कोई भी हीरो टावर तक नहीं पहुंच पाएगा। और तभी जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। हीरो ग्रुप पहाड़ की ओर देखता है और एक टेरिफाइंग सीन का सामना करता है। ग्रेनाडा डेस्परेशन में चीखता है, सोचते हुए कि आखिर कोई इससे कैसे सावधान रह सकता था। वो डीमन किंग को एक पागल स्कमबैग कहता है क्योंकि एक विशाल एवलांच सीधे उनकी ओर बढ़ रही होती है। टोटल पैनिक में स्पाई सभी से अपनी जान बचाकर भागने के लिए चिल्लाता है। जैसे ही बर्फ हीरोज को निगलने लगती है, अपनी टावर में बैठे प्रोटैगनिस्ट अपनी होलोग्राफिक स्क्रीन्स पर सब कुछ देखता है और उंगलियां चटकाता है। विकेट स्माइल के साथ बेर्जे डायास हीरोज का एक बार फिर स्वागत करता है और कसम खाता है कि इस बार वो एक एक करके सभी का शिकार करेगा। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी को जारी रखें तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।